नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी आपके सामने डेमो क्लासेस मैंने डाला है। तो इस डेमो क्लासेस में थोड़ा आवाज़ का इश्यू है बेटा, क्योंकि आज जो माइक है उसके जो मैं ऑन करना उसको भूल गया था, क्योंकि जो माइक की जो थोड़ी सेटिंग है वो थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए बाहर की आवाज़ें आ रही हैं। तो कल जो वीडियोज आपको मिलेंगी उसमें आवाज़ वगैरह सब एकदम सही होगी। तो ये वीडियोज आप देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में और सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। टॉपिक का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया हुआ है। तो थोड़ा सा आवाज़ का इश्यू है, इसमें आगे नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको मैनेज करके कैसे भी इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए यूजफुल होगा। और बाकी कल के वीडियोज हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो उसमें अभी इस वीडियोज को देख के अगर कोई बच्चा मान लो लाइव लेना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर है सबके पास, उस पे मेरे से कांटेक्ट करके अपने लाइव जुड़ सकता है, ठीक है, और वो पढ़ सकता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको थोड़ा आवाज का मैनेज करना, बाकी कल से सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले बच्चों में शायद किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक एक बार बंद कर दो ना। या आप जो भी पूछना चाहो एक बार उसमें लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से अपना डेमो स्टार्ट होता है। तो 10 दिन आप डेमो लो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं है। और जो भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो 10 दिन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है या ज़्यादा दिन की जरूरत है वो आप मेरे को बता दें, क्योंकि 3 दिन में डेमो तो 3 दिन का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि भाई 3 दिन में आप क्या पहचान पाओगे। 3 दिन में तो आपको, जैसे एक दिन तो मैं सिलेबस बताने में लगा दूंगा, है ना, जैसे आज तो हम बातें करेंगे, सिलेबस जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, ये चीज़ अपन पहले दिन देखेंगे। और फिर रोज अपना वही काम होगा, जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे उनको रोज पढ़ना है। ठीक है, तो आज अपन पहले जान लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या है और पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे इस बार किस पेपर दिया था क्या आप लोगों ने? सेकंड ईयर का पेपर दिया है? किसी ने नहीं दिया? ऑनलाइन वालों ने भी सेकंड ईयर का पेपर दिया है इस बार? अगर किसी ने दिया है तो यस लिख दो। तो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। अब में से इधर आना है एक बार, पीपीटी कार्ड डाली हुई है। मैथ्स वालों को तो मैथ्स पढ़ानी आती है, पीपीटी का है। ये नहीं करना है, वापस यूज। हाँ, सेकंड ईयर वाला है नहीं, ठीक। पहले अपन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी अगर कोई बच्चा है तो अपन पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई इस बार वाले जो पेपर आए थे उनका पैटर्न क्या था, कि फर्स्ट ग्रेड का पैटर्न क्या था, सेकंड ग्रेड का पैटर्न क्या था और हमें कैसे तैयारी करनी है, ये चीज आज अपन जानेंगे। तो मैंने सारा एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस बार जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, इस बार जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि, या आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, आपके किसी जानकार ने दिया होगा, बहुत से लोगों ने पेपर दिया था, लेकिन चारों तरफ एक ही हवा चल रही कि यार मैथ्स में 40% नहीं आ रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से कुछ बाहर आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिलेबस से बाहर पेपर था, पेपर पूरे सिलेबस के अंदर था, लेकिन फिर भी हम 40% कवर नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या था कि उन्होंने पैटर्न फिक्स नहीं किया था कुछ, कि कहां से कितने क्वेश्चन आने हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कहीं भी। हाँ, सिलेबस उन्होंने बीएससी का बढ़ाया था, 2 या 2.5 बुक बढ़ाई थी, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले नहीं आता था लेकिन पिछली बार उन्होंने ऐड कर दिया था।
ऐसे ही 3D का पोर्शन है जो ग्रेजुएशन वाला पहले नहीं आता था लेकिन पिछली बार उन्होंने ऐड किया। ऐसे ही जो डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ पार्ट है जो पहले नहीं आता था, केवल फर्स्ट ग्रेड में आता था, लेकिन इस बार उन्होंने सेकंड ग्रेड में भी डाल दिया। तो इसका मतलब अब जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा सेकंड ग्रेड में हो गया है। जैसे रियल एनालिसिस है वो सेकंड ग्रेड में आता है लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। जो भी अपन ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है पूरा सेकंड ग्रेड में दे रखा है और अपन पहले ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है बच्चों में डर है वो सेकंड ग्रेड को लेकर कि सर वैकेंसी कभी भी आ जाए मान लो, तो हमारा पहले आप ग्रेजुएशन तैयार करवाओ और साथ साथ में फिर अपन जैसे पहले 2-3 टॉपिक ग्रेजुएशन के करके और पहले वो टॉपिक करेंगे बेटा जो सबसे टफ है और जिनमें इस बार अच्छा वेटेज रहा लेकिन बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि जो आसान है वो तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आसान ही रहेंगे। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो तो बाद में भी मैं करवा सकता हूँ, बाद में कर सकते हैं। जो आसान टॉपिक है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, एलपीपी है, न्यूमेरिकल है, ये अपन बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा वेटेज कहां से था और बच्चे कौन सा अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो डेमो भी लेना है तो फिर टफ टॉपिक में ही लो ना। अगर मैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है सबको समझ आ जाए, लेकिन ये टॉपिक अगर आपको समझ आ रहा है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको 40% भी समझ में आ रहा है तो आप ये मान सकते हो कि बहुत अच्छी पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं सर, कम कर ले। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया और एक इसके साथ अपन डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे जो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आज अपन केवल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ग्रुप थ्योरी नाम सुना होगा आपने, जिसे समूह कहते हैं हिंदी में, वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। जिससे इस बार कितने क्वेश्चन आए थे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो मैंने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है कि पेपर का जो एनालिसिस है इसमें पहले जो ये टॉपिक लिखे हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो 1 से लेकर आपको 11 तक दिख रहे होंगे ये सारे आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। पढ़ा होगा सबने बीएससी के अंदर। जैसे पहला है ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी में इस बार जो पेपर हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे और 20 नंबर का कवर किया था इसमें। ये तो पता है सबको कि एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है। टोटल अपने पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैथमेटिक्स के कितने आए थे वो अपन काउंट करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो जो टीचिंग मेथड है उसके आए थे। ठीक है, तो इसमें देख लो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक से आए इस बार? ग्रुप थ्योरी से। और कितने क्वेश्चन पूछे गए देख लो 10 क्वेश्चन। और बेटा इन 10 क्वेश्चंस को अगर अपने आते थे अगर अपन को तो आप ये मान लो कि ये 2 मिनट के क्वेश्चन अगर आते थे, वरना चाहे अपन ने भले 10 मिनट दिए चाहे 20 मिनट दिए वो अपन से नहीं होगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है कि अगर आता है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं आता है तो सर बैठे रहेंगे। लेकिन अप्लाइड में तो ऐसा रहता है कि सर बाद में पता चलता है कि ये अपन को आता है कि नहीं आता है। हम पहले उसको सोल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले लगा देते हैं, फिर कई कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये अपन से नहीं हो रहा है। तो उसने टाइम भी खराब किया, हुआ भी नहीं। लेकिन ये कितने अच्छे सब्जेक्ट हैं कि सर पहले ही बता देते हैं कि ये अपने बस का नहीं है और ये बस का है, तुरंत पता चल जाता है और अपन तभी उसमें जाते हैं कि हाँ इसको ऐसे करना है, कर लेते हैं। जैसे इस बार की मैंने क्वेश्चन जो आपको भी सीट दी है मैंने, ऐसे बुकलेट मिलेगी आपको हर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके, और इसमें अगर आप देखेंगे अपन कितने क्वेश्चंस हैं वो सारी बात करेंगे इस पे अपन। और जितने भी पेपर्स हैं सबके इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, कहीं भी दूसरी जगह क्वेश्चंस के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात अपन करेंगे, लेकिन पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। तो पहला ग्रुप थ्योरी जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन और 20 नंबर के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन है वो कम नहीं होते हैं। आप देखो 150 में से एक सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ऐसे ही देखो कि दूसरा रियल एनालिसिस, ये भी प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें 8 क्वेश्चन कवर किए गए थे और 8 क्वेश्चन का मतलब हो गया 16 मार्क्स, क्योंकि हमें 40% कवर करना था। मिनिमम क्राइटेरिया क्या था? 40%। और 150 नंबर का पेपर थे, सॉरी 150 क्वेश्चंस थे तो 300 नंबर का पेपर था। तो अब आप खुद सोचो कि 150 में से कितने क्वेश्चन अपन को सही करने थे? 60 क्वेश्चन सही करने थे। तो सर यहाँ देखो ये 3, 4, 5 टॉपिक हैं जिनमें से 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये मैंने केवल ग्रेजुएशन खोल रखा है।
जिसमें से सर रियल एनालिसिस में 8 क्वेश्चन आए थे और आपको भी पता है कि रियल एनालिसिस के अंदर सर हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, या तो हमसे क्वेश्चन होगा या फिर हमसे नहीं होगा। अगर हमारे लॉजिक अच्छे हैं, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब तो वो हो जाएगा, वरना फिर अपन उसको छोड़ दें। वही चीज होती है। ये टॉपिक भी वही टॉपिक है जो अपना टाइम खराब नहीं करता, पेपर के अंदर तुरंत बता देता है कि ये अपन से हो जाएगा, ये अपन से नहीं होगा, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 16 मार्क्स के हैं। फिर तीसरा टॉपिक ये इसी बार ऐड हुआ था, इसी बार ऐड हुआ था। पहले सेकंड गेट में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर आता था, लेकिन इस बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐड हुआ था और उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए आप देखो यहाँ से। पहली बार ऐड हुआ और पहली बार में 8 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। पहले ये तो पहले भी आते थे दोनों टॉपिक, ये दोनों में नया कुछ ऐड नहीं हुआ था, इसमें तो हटा था। जबकि रियल एनालिसिस में तो पहले रिमान भी आता था आपके, लेकिन इस बार रिमान हटाया था उन लोगों ने, तो कम हुआ था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे अगर आप देखो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पहली बार ऐड हुआ और सर 8 क्वेश्चन पूछ लिए। जबकि मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा बच्चे तो जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसको छोड़ के गए थे कि सर इसी बार ऐड हुआ है तो उसे क्या पूछा जाएगा, पूछा गया। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े नाम थे, चाहे कोई कितना भी पुराना था, लेकिन जब पेपर दिया तो किसी को आइडिया नहीं लगा कि ऐसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब एक बात तो तय होगी कि भाई किसी को कुछ नहीं पता होता, आरपीसी जो करेगा वो मान्य होगा। किसी को नहीं पता, चाहे कोई 20 साल से पढ़ा रहा हो, कोई 10 साल से पढ़ा रहा हो, कोई 5 साल से पढ़ा रहा हो, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। जो आरपीसी का रूल होता है वो जो रूल बना देंगे वो फॉलो करेंगे। क्योंकि इतनी वाकई में इतनी किसी टीचर को उम्मीद नहीं थी कि भाई सर पहली बार एनालिसिस जोड़ा गया और उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए। और मैं ये मान के चलता हूं कि 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को पढ़ा भी नहीं होगा, मतलब पढ़ के भी नहीं गए होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमेशा हमारा क्या पैटर्न रहता है कि सर अगर हमें सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होना है तो हमें जीके आना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि इससे पहले जितने भी टीचर्स बनते थे किस बेस पे बनते थे, ज्यादा सर जीके अच्छा होना चाहिए। मैथ्स अगर थोड़ा कम भी है ना तो जीके अगर अच्छा है तो सर अपन टीचर बन जाए। और हर बच्चे की ये थिंकिंग रहती थी और बनते भी थे, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया नहीं था। ये इसी बार ऐड किया और मिनिमम क्राइटेरिया ऐड किया और ये पैटर्न रहा, तो 40% लाना मुश्किल हो गया था, देखा होगा इस बार आप लोगों ने। तो इसलिए इसका मतलब सर हमें कुछ भी नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम है, आरपीएससी किसी पैटर्न में भी पेपर दे सकता है। तो इसका मतलब हमें हर तरीके से तैयार रहना है। हम नहीं मान के चलेंगे ग्रेजुएशन जब तक वो नहीं कहेगा। हाँ, अगर वो पहले कह देता है कि भाई 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से पूछे जाएंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। जब तक नहीं कहता है तब तक अपन अपने पूरे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा पेपर के लेवल भी बढ़ गए बेटा इस बार। क्या आप सेकंड ग्रेड की बात नहीं है, आप किसी की भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर का लेवल भी अच्छा आया था, एमएससी का पार्ट अच्छा पूछा गया था इस बार, उस पर भी अपन बात करेंगे। अगर कोई बच्चा है तो आपको भी वैसे आइडिया होना चाहिए कि भाई आप अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है अलग, और यहाँ सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में क्या डिफरेंस है, ये अपन को आइडिया होना चाहिए, बहुत जरूरी है इसके लिए। और रीड का पेपर भी दिया होगा तो मैंने जो सुना है बच्चों से कि भाई पहले की तुलना में इस बार अच्छे पेपर आए, तो इसका मतलब हर बार पेपर का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब कम आने की उम्मीद ही नहीं है कहीं पे, तो अच्छा ही पेपर आना है। इसका मतलब सर एक बार सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो कैसे भी पढ़े, एकदम से तैयार करना है। कुल मिला के हमारा काम ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस बार फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये पहले भी आता था और यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए और 7 क्वेश्चन है 14 मार्क्स कवर करता है, क्योंकि अपन को 60 क्वेश्चन चाहिए। तो आप देखो ये 4 पेपर कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ये 4 पेपर है। और अगर मान लो अपन लीनियर एलपीपी नाम सुना होगा सबने, तो एलपीपी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन। और फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। और फिर यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस से भी 8 क्वेश्चन। और ये भी देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 क्वेश्चन पूछे जाना, और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस से भी 8 क्वेश्चन। नाम सुना होगा बीटा गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और उसमें भी इन्होंने इस बार पोर्शन बढ़ा दिया था आगे वाला।
पहले डिफरेंशियल जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें भी पोर्शन कम आता था, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि इंटीग्रल कैलकुलस का भी पोर्शन जो बढ़ाया था वहां से क्वेश्चन पूछे गए। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी इन्होंने पोर्शन बढ़ाया था, लेकिन वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाए, वही 5 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इन दोनों से, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान भी होता है और यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब 11 12 से क्या पूछा उन्होंने, देख लो आपके सामने। जबकि जब भी सेकंड ग्रेड पढ़ाया जाता था तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया जाता था, 11 12 से। जबकि हम ग्रेजुएशन को बहुत हल्के में लेके जाते थे आज तक, आधा तो पढ़ के जाते थे, आधा छोड़ जाते थे, क्योंकि सर वहां से कम आता है। अगर हम 11 12 कर लेते हैं अच्छे से, 9 10 कर लेते हैं और जीके अगर हमारा अच्छा है तो अपन सेकंड ग्रेड बन सकते हैं। लेकिन इस बार सारा ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब पैटर्न फिक्स नहीं होगा, तो बेटा कभी भी कुछ भी हो सकता है, कितने क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, न तो मैं बता सकता, न कोई भी टीचर नहीं बता सकता। इसलिए हमारा काम है कि सर हम पूरे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करेंगे, फिर हाँ सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, उसने जो सिलेबस मेंशन किया है उससे बाहर कभी नहीं आएगा, और उससे बाहर आता है तो अपन क्लेम भी कर सकते हैं उस चीज को लेके। तो यहाँ से वेक्टर कैलकुलस, इससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। वेक्टर कैलकुलस और जो वेक्टर अलजेब्रा है इसको अलग अलग किया है मैंने। वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए 12 में आता है और उस पोर्शन में करते हैं अपन, और जो वेक्टर कैलकुलस है वो अपन कहाँ पे करते हैं, बीएससी पोर्शन में करते हैं, जो यूजी वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें फिर 3D से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक, इससे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 6। ये बुक्स के नाम तो सुने होंगे सबके, या हिंदी में याद है, इसको बताओ हिंदी में क्या कहते हैं, समूह सिद्धांत, या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी आता है, जो मैंने अभी आपको सीख दे रखी है, अमूर्त बीजगणित नाम से। तो जब आप सिलेबस आपको मैंने वैसे डाल दिया है, उसमें ऑनलाइन डाल दिया है, तो किसी भी बच्चे को सिलेबस देखना है तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अपने ऐप पे जाओगे, वहां पे मैंने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी पूरा डाल रखा है और सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा डाल रखा है। लेकिन यहाँ मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा उसका पहले दिन पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं और किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन पहले दिन बात करेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक का यही पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस एक साथ देखना हो तो फिर आप जाके अपने जो ऐप है उस पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने डाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस बार वाला जो पेपर था इसमें 77 क्वेश्चन पूछे गए। बताओ किसको पता था इस बार, जबकि हर बार कितने क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन। अब बताओ बच्चों का 40% कहां से कवर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा एक्सपीरियंस की बात नहीं, हमें मतलब है सब्जेक्ट आता ना तो इस बार भी अपन सिलेक्ट किया, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जिनको भी था सबने 11 12 ही पढ़ा है, किसी ने नहीं बताया कि सर 77 क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार, हमें एक्सपीरियंस है आरपीसी पढ़ाने का, तो आप ये पढ़ के जाओ, कुछ नहीं। अब एक ही काम है कि सर आपको सब्जेक्ट आते हैं, अच्छे से हम सब्जेक्ट सीख के जाएंगे, हमारा पेपर अच्छा होगा। और अगर नहीं सीख के जाएंगे तो भाई देखो पैटर्न कुछ भी आ सकता है, जब तक फिक्स नहीं होता तब तक अपन कुछ भी नहीं करेंगे। अपन इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे। और सब्जेक्ट तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट में इधर उधर का कुछ भी पढ़ लिया। हमारा काम होगा जो अपने पास सिलेबस होगा, सिलेबस आप एक कॉपी निकलवा लेना और साथ में रखना एनी टाइम अपने बैग के अंदर। आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया है और क्या सिलेबस में है, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे वही बात है, आजकल कोचिंगों की इस दुनिया में कमी नहीं है बेटा, आप जाओगे जितनी कोचिंग है, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि टीचर बहुत कुछ लिखा रहा है तो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप ये देखो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। आपका काम ये भी होता है, आपका ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका देखना कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार सर ने यही टॉपिक कवर कराया कि नहीं कराया। मान लो मैंने आपको पहले पूरा ग्रुप थ्योरी पढ़ा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सर आपने जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपने एक एक टॉपिक हमें सिखाया है, डिस्कस किया है। और जो नहीं किया जाता है तुरंत अंडरलाइन कर लो, सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, ताकि पढ़ाने वाला भी सचेत रहे कि भी छोड़ना कुछ नहीं है। जो टॉपिक है भले वो टफ हो चाहे वो आसान हो, पढ़ाना बच्चे को पूरा है, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो ऑन रखो भी अपना, वीडियो ऑन रखोगे तो आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी।
वरना तो रिकॉर्डेड में और लाइव में कोई फर्क नहीं रहेगा बेटा। और अपने जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, दोबारा रिपीट करवा सकते हो जब भी अपनी क्लास चलेगी। तो आज आप पूरा मेरा पैटर्न सीख के जाओ, फिर अपन कल से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ऐसा कोई बच्चा है जिसको यूजी के सब्जेक्ट याद नहीं है? बोलो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी। पहला कौन सा टॉपिक? ग्रुप थ्योरी। दूसरा कौन सा टॉपिक? रियल एनालिसिस। तीसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D और स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्योंकि भैया आज अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पूछ ले आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो उसमें आजकल, तो ये नहीं हो उस टाइम अपन बुक का नाम ही भूल जाए। बुक पूरी याद है अंदर, लेकिन सर बुक का नाम क्या था ये नहीं पता। तो पहला दिन है कि सर सिलेबस आज याद कर देंगे, कुछ भी हो जाए भाई। ये तो बुक है और इनमें जो भी टॉपिक आप रोज बताओगे कि भाई इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, तो पहले तो हम साथ साथ में सिलेबस याद कर लेंगे। देखो बेटा सिलेबस याद होना चाहिए आपको। अगर सिलेबस याद है ना तो आप ये मान लो कि सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। आप जो भी बच्चे ने आपकी तैयारी की हो, किसी ने, जानकार ने, किसी ने भी, आप एक बार उसे सिलेबस लिखवा के देख लो। मैं कह रहा हूं 90% बच्चे सिलेबस नहीं लिख सकते। जब आपको सिलेबस जब याद नहीं है तो आपको अंदर क्या है, आपको क्या पता? भाई मान लो आपने पूरा ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया, रियल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। सर कॉम्प्लेक्स पूरा आता है कब तक? जब तक आपने पढ़ाया तब तक। फिर 2-4 दिन और मान लो याद रह जाता है, फिर गायब। क्यों गायब हुआ? क्योंकि हमें अपने उसके टॉपिक ही अच्छे से याद नहीं। तो आप ये जीवन में किसी भी चीज की तैयारी करो लाइफ में, आपका पहले दिन का काम ये होना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन सी जो बुक्स पढ़नी है उन बुक्स के नाम लिख लो आप। और फिर जैसे ही टीचर बुक स्टार्ट करता है तो पहले दिन सिलेबस लिखता है पूरा उस बुक का, तो आपकी ड्यूटी बनती है जाते ही पहले उस पूरे सिलेबस को 2-4 में लिख लो बिना देखे। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस बुक में ये पढ़ना है, अब मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सब आपके सामने रहेगा। जब अगर आपको याद होगा, पता रहेगा कि सर ये टॉपिक हो गई, ये बचे में, अपना डिस्कशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने जो यहाँ से देखो 77 क्वेश्चन है जो हमारे कहाँ से पूछे गए, ग्रेजुएशन लेवल से पूछे गए। बाकी बेटा इसका मैंने एनालिसिस अभी किया नहीं है, क्योंकि जो 11th-12th वाला जो पोर्शन है इससे इस बार अपने पास पूछे गए 38 क्वेश्चन, जो 76। इसमें आप ये मान लो कि जितने टॉपिक है उस हिसाब से किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 2-3, ये रेशियो है। वो जितने, क्योंकि इतने तो टॉपिक ही अपने पास 11th-12th में टॉपिक भी खूब होते हैं, तो उन टॉपिकों से ये रेशियो रहा, किसी से 1 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन। जैसे सेट का एक क्वेश्चन पूछ लिया, रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, फंक्शन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, डिटरमिनेंट वाला 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ये रेशियो रहा, ज्यादा रेशियो याद नहीं रहा। मैं इस बार वाले पेपर की बात कर रहा हूं। पिछले वाले पेपर उनके एनालिसिस मैंने पहले डाल रखे हैं YouTube के ऊपर, आप वहां देख सकते हैं, सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं। तो ये नए वाले पेपर थे जो मैंने एनालिसिस डाला है कि भाई इस बार का जो पैटर्न ये था। अब आगे क्या रहने वाला है वो अभी हमें आइडिया नहीं। अगर आप इसे फिक्स करते हैं तो अच्छी बात है, वरना कुछ भी हो सकता है, तो उनको सारा कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो, और 9-10 के 15 क्वेश्चन थे जो 30 मार्क्स के थे, तो ये लगभग हर बच्चे के सही हो जाते हैं। तो इसमें अपनी कमांड भी अच्छी रहती है और अपन कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को कि पहले मैं 2 टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तो ग्रुप थ्योरी जिससे इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्यों कर रहा हूँ रीजन देता हूँ आपको। इसके फर्स्ट ग्रेड में भी इसका अच्छा वेटेज है, इसकी बात नहीं सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर वाइज का एनालिसिस मैं बताऊंगा अभी आपको, वहां भी इन टॉपिकों के अच्छे वेटेज है। तो इसका मतलब ये वेटेज है तो फिर इसका मतलब कभी न कभी सीखना तो है ही। तो इसका मतलब ये है कि इसको सीख के अलग ही करते हैं, ज्यादा बढ़िया अपने लिए। ठीक है, और एक अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस। अब आप बताओ डिफरेंशियल कैलकुलस पहले पढ़ाओ या डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ाओ, वो आप डिसाइड करें, क्योंकि दोनों ही आसान टॉपिक है। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर दोनों प्योर कर दूंगा तो बेटा आप टाइम नहीं दे पाओगे दोनों टॉपिकों में। तो एक अप्लाइड रखो, एक प्योर का रखो, ताकि आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। कि सर अप्लाइड में थोड़ी मेहनत कम होती है, वहां पे कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ती है, और एक में दिमाग चलाना होगा। तो ये तो दिमाग चलाने वाला हो गया, और यहाँ फिर एक में आपको वही कहते हैं जो मजदूरी वाला काम है, सोल्व करते रहो।
अब जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना अच्छा हो जाएगा। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिमाग लगा के भी क्या कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन आएंगे, जितने आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे जितनी अच्छी कमांड है उतने अच्छे सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भूल गए, भले आपको कुछ भी आता हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्वेश्चन नहीं लेगा आपसे। इनके लिए अपन को 11 12 की बेसिक की जरूरत पड़ेगी। वो क्या पड़ेगी, जो अपन 11 12 में बेसिक तब से पढ़ रहे हैं आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंस जब अपन डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ते थे, याद होंगे आपको, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का, cos x का, तो वो मैं पहले दिन लिखवा देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे ग्रुप थ्योरी में आपका पीछे का कुछ भी काम नहीं आएगा, जो भी काम आएगा मैं साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा। जैसे कहते हैं ना बेसिक, तो वो बेसिक जहां भी यूज होगा मैं साथ में पहले उसको पढ़ाऊंगा और फिर आपको इस टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो यहाँ पीछे का कोई रोल नहीं है, भले आपने कुछ भी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, ये टॉपिक अपने लिए फ्रेश रहेगा। रही बात इन दोनों टॉपिकों में, तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनमें हमें केवल और केवल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। जो हमारे 20 या 30 फॉर्मूले होते हैं वो मैं पहले दिन आपको लिखवा देता हूँ। उसके अलावा कोई भी यहाँ बेसिक काम नहीं आता है। हमें टॉपिक पढ़ना होता है और उस पर क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें या तो मैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इससे भी आसान होता है। तो अपन ये चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपने टॉपिक सुने होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला है या फिर जो एसिम्पटोट्स वाला है ना, ये नाम सुने, एनवेलोप नाम सुना होगा, अनंत स्पर्शियां, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना, तो ये सारे टॉपिक होते हैं उसमें। या फिर कर्वेचर वाला फॉर्मूला होता है जिसे वक्र का त्रिज्या, तो ये सारे टॉपिक होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। या तो फिर ये शुरू कर लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और एक स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप थ्योरी। पहले अपन ये करते हैं, पहले अपन पढ़ेंगे पूरा बीएससी कोर्स, ताकि अभी शुरुआत में क्या होता है कि आप लोगों में भी जुनून है कि नहीं है। जैसे आज तो ऐसे सोच के आए और 2-4 दिन तो आप पढ़ोगे भी बहुत, ऐसे लगेगा सब कुछ पढ़ने को नहीं है। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन हो जाएंगे पुराने हो जाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अपन शुरुआत में किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, कभी भी हमारे अंदर एक जुनून रहता है। तो मैं चाहता हूं कि जुनून में ये तो निपट जाएगी। एक सब्जेक्ट अगर निपट जाता है, जुनून में आसान हो जाता है, तो फिर यहाँ ये 2 टॉपिक और मान सकते हो जो आपके लिए अच्छे हैं। बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टॉपिक। रियल एनालिसिस भी अपने आप में अच्छा टॉपिक होता है। सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, थ्योरम याद की होंगी खूब, लेकिन अब नहीं पता क्या था। लेकिन यहाँ कोई थ्योरम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो है परेशान होने वाले। जैसे ही ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाएगा ये स्टार्ट करूंगा और फिर ये तीनों टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए पहले, फिर भले अपनी वैकेंसी कभी भी आ जाए अपन कवर कर लेंगे। क्योंकि इन टॉपिकों में बेटा लास्ट में पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आप सीख पाते हो, फिर वो सिलेबस होता है। मैं करवाता हूं, आप करते हो सिलेबस, बस ये काम चलता है। इसलिए आपका काम होना चाहिए इनको क्लासिफाइड करके रखो कि सर ये बाकी टॉपिक एक साथ अलग हैं और ये तीनों टॉपिक अलग हैं। इनको हमें पहले करना है और अच्छे से करना है। तभी आपको मैंने जो शीट दी है आप देखना उसमें क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन काउंट करो देखे कितने। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे हिसाब से टॉपिक में कुछ बचता नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन ही करोगे आप, आपको इस दुनिया में कहीं कुछ भी क्वेश्चन कहीं मिल जाए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें, चलो देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, वो तो और भी आसान है, उसमें तो डेमो देने में भी अच्छा रहेगा। नहीं ले लो, आप भी ले लो। ऑनलाइन वालों को नुकसान होगा, इस चीज का बुक नहीं मिलेगी, उनको पीडीएफ मिलेगी। और अगर कोई बच्चा जयपुर में कभी आए घूमता फिरता या कभी कोई किसी का आना हो तो बुक ले सकता है। देखो बेटा ये जो बुक्स जो मैं दे रहा हूँ ना, इनमें केवल क्वेश्चंस है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर थ्योरी, तो थ्योरी तो मैं क्लास में भी लिखवाऊंगा और फिर आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। उसकी एक बुक दूंगा आपको 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर, 20 दिन मानो मैक्सिमम, 20 दिन के अंदर पूरी बुक दूंगा। पूरी ग्रेजुएशन की बुक मिलेगी और उसमें पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी।
आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, इस बुक के अंदर कवर होंगे सारे के सारे। इनमें केवल क्वेश्चंस है, मैंने कहीं कॉपी करके कुछ भी ऐसे नहीं डाला है कि भी थ्योरी डाल दी कहीं से भी उठा के, नहीं, थ्योरी में क्लास में लिखवाऊंगा पूरी बेस्ट तरीके से। और क्वेश्चंस इसमें जो दे रखे हैं यूनिट वाइज डिवाइड है, 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया। आप तो देखोगे तो ग्रुप थ्योरी को अभी मैं ऑनलाइन भी ओपन कर देता हूं, इसको मैं बच्चों को दिखा देता हूं जो भी है। और इसमें कितने क्वेश्चन है आपने काउंट किए हो तो 285। हाँ, तो 300 के आसपास क्वेश्चन मान लो लगभग एकदम से। तो अब आप एक बात सोच सकते हो कि 300 क्वेश्चन अगर आप पहले कर लेते हैं, इसमें टेस्ट इंक्लूड नहीं है बेटा, टेस्ट अलग से होंगे वो अलग है। तो मैं 400 या 450 क्वेश्चंस है वो इस सब्जेक्ट पे आपको करूंगा, ये आप मेरे बेटा। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊंगा, पहले आप करके आएंगे फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि भाई आपको सॉल्यूशन दे देंगे कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। और लगभग आप ये मान के चलो इसमें से 80-90% क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे टॉपिक पढ़ने के बाद, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे 10 दिन में यूनिट फर्स्ट में जितने क्वेश्चन हो पाए आप करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने इसमें हर एग्जाम के क्वेश्चन डाले हैं, भले वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, कॉलेज लेक्चर से ज्यादा तो नहीं आएगा आपका लेवल। कॉलेज लेक्चर की एलिजिबिलिटी क्या होती है पता है सबको? नेट अनिवार्य है या फिर सेट एग्जाम अगर किया हुआ हो तो उसमें केवल बीएससी और एमएससी आता है पूरा, तो उससे ज्यादा लेवल मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। कोई टेक्निकल का पेपर होता है उसके सारे क्वेश्चन हैं, जो साइंस का कोई बाकी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं, और भी जो एसीएफ के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें हैं। और एमएससी एंट्रेंस जो होता है उसके सारे क्वेश्चन है, क्योंकि वो पूरा एमएससी पे बेस्ड होता है वो सारे क्वेश्चन। तो मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा है जहां से क्वेश्चन इकट्ठे नहीं करते। फिर भी अगर आपको इसके अलावा क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये होने के बाद आप वो भी ट्राई करें, कोई मना नहीं, और आप मेरे से पूछे चाहे। ऐसा कुछ भी फाउंडेशन नहीं है कि इससे बाहर नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि ये मैंने कोई ये नहीं कहते कि 300 में से आ जाएंगे, नहीं भी मैं एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं लेता हूँ। आपका काम है टॉपिक सीखना और मेरा काम है टॉपिक सिखाना। अगर ये 300 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो इस टॉपिक में आपसे कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आता। फिर आप कहीं से भी ट्यूशन उठाएं, कोई भी ट्यूशन करें, कोई मना नहीं है। नहीं होता है आप मेरे से डिस्कस करें, आपको बिल्कुल ये फायदा है। और मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे आप ट्यूशन की मेरे से उम्मीद नहीं रखें, नहीं बताऊंगा किसी को, पहले बता देता हूँ। अगर कोई सोचे कि भाई आप ऑनलाइन वाले भी सुन ले भले चाहे ऑफलाइन वाले सुन लें, व्हाट्सएप पे मैं कभी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा कभी भी। अगर आपको पूछना है ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पूछें और ऑनलाइन वाले क्लास में पूछें। अब रही बात रिकॉर्डेड की, तो रिकॉर्डेड वालों का सॉल्यूशन ये कर सकता हूं कि सबका मैं ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन डालते रहे तो बच्चे आपस में सोल्व करते रहते हैं। हाँ, फिर ऐसे क्वेश्चन हो गए कि सर ये हमसे किसी से नहीं हो रहे, वो फिर ऑफलाइन लाके मेरे को दे दो कि सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में किसी बच्चे से नहीं हुए, क्या बता। क्योंकि झूठे में पहले कमिटमेंट कर दूं कि भाई आप मेरे को व्हाट्सएप भेज देना, मैं आंसर दे दूंगा, लिख दूंगा, नहीं बेटा टाइम नहीं मिल पाता है। और पहले ये फालतू के कमिटमेंट मैं नहीं करूंगा कि भी जो मैं कर ही नहीं पाऊं और मैं आपको कह दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, जो कह रहा हूं वो पूरा करूंगा। जो भी आपको आज कह रहा हूं कि भाई ये चीजें होनी है तो वो 100% होंगी, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे को चिंता है रिजल्ट लाने की। जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तो वही बात है, पढ़ाने को तो दुनिया पढ़ाती है, मेन काम क्या है, सेलेक्ट होना। क्योंकि इस बार हर बच्चा 40% के लिए परेशान हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट सीखने चाह रहा है जहां भी जा रहा हूँ। और सारी चीजें आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी दूसरी डाउट फैकल्टी की यहाँ जरूरत नहीं है, आप मेरे से पूछोगे सारे क्वेश्चन। क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आई आप 2 बार पूछें, क्योंकि आपने पैसे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने को शर्म आती है तो वो मेरी गलती नहीं है बेटा, वो आपकी गलती है। शर्म किस चीज की आती है? पैसे दिए आप लोगों ने, मेरे को तो नहीं आ रही ना पैसे लेते समय, जो फीस है वो ले रहा हूं ना, तो फिर आपको किस चीज की शर्म है? सर ये समझ नहीं आया बताओ, मेरा काम है बताना, बताऊंगा। ऑनलाइन वाला बच्चा है वो लाइव में पूछ सकता है कि सर ये चीज आप दोबारा रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दें, लेकिन रटना नहीं है बेटा। इन सब्जेक्टों में अगर रटोगे ना, ये अगर इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें से आ जाएगा उसमें से आ जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वही क्वेश्चन हो,
लेकिन नया क्वेश्चन आ गया तो भाई कंसेप्ट तो नया नहीं आएगा, वो तो जो सिलेबस में लिखा है वही आना है। इसलिए हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना, और शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कह दिया बीएससी की पूरी आपको एक बुक मिल जाएगी जिसमें पूरा कंटेंट एक साथ होगा, और उनमें कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी साथ में होंगे। वो आपको बुक मिल जाएगी 15-20 दिन में, पूरी एक बुक आएगी, वो आपको दे दी जाएगी। और अभी जो मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस बैंक हैं जो हर टॉपिक पे मिलेंगे आपको, 200-250 क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा। जैसे इसमें मैंने 300 क्वेश्चन दिए, क्योंकि प्योर वालों में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, अप्लाइड वालों में मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूं कि भाई 200-250 प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करे जाओ भाई 500 कर लो, लेकिन वो भी टाइम खराब नहीं करना है क्योंकि सारे टॉपिक भी कवर करने हैं। जहां वेटेज अच्छा है तो टॉपिक अच्छे हैं वहां आप ज्यादा क्वेश्चन करो, लेकिन पता है कि भाई इनमें अपन को हर, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं या 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन हर 6-7 टाइप के आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कवर होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्या है कि क्या करते हैं बच्चे, सर यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें लगे रहते हैं। 500 क्वेश्चन उधर से लिए, 200 उस कोचिंग से लिए, 300 उस कोचिंग से लिए, खूब सॉल्व करते हैं क्योंकि मजा आता है। लेकिन एग्जाम में होता ही आएगा, भाई एग्जाम में आप अगर 1000 क्वेश्चन कर जाओगे थोड़ी कि वो 20 दे देगा क्वेश्चन। ये भी कंट्रोल में रखना है कि जो आसान टॉपिक है उन पे अपन को केवल और टाइप्स जितनी है उन टाइप्स पे फिक्स क्वेश्चन है रखना। जैसे 10-20 क्वेश्चन एक टाइप के कर लेंगे, इतने में क्लियर हो जाएगा। बाकी हम बाकी टॉपिकों पे काम देते हैं, यहाँ पे अपना टाइम दें, क्योंकि कवर तो 11th-12th भी करना है, वो भी कम नहीं आता है। तो ये पूरा पैटर्न रहता है। देख लो कितने क्वेश्चन आए टोटल, तो टीचिंग मेथड कितने का बच गया? 20। 10 तो वही खा गए, पहले 30 आते थे या 20 ही आते थे? पहले शायद आते होंगे, अभी तो 1-2 साल में तो यही आ रहे हैं, 130 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैंने पूछ सकता है, कोई पैटर्न कुछ समझ नहीं आया हो, किसी ने कुछ पूछना हो, कोई भी इसके बारे में किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। पूछो बेटा खुल के, जितना पूछोगे ना उतना ही ले जाओगे यहाँ से। मेरा मानना तो ये है कि मैथमेटिक्स नहीं आती, डिस्क्रीट नहीं आती, जो भी आते हैं मैंने आपके सामने लिखे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। 3D भी इसी बार ऐड हुआ था, मैंने कहा था आपको 3D भी पहले नहीं आता था, लेकिन अब तो ठीक है 3D में तो अच्छी बात है, क्योंकि 11th-12th में तो 3D पढ़ना ही होता है अपन को, तो उसी के साथ में अपन ये कवर कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा टफ भी नहीं पड़ता है और यहाँ से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं 6, तो अच्छी बात है। और वेक्टर आपने देखा होगा, वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा होता है जो अपने 11th-12th पे बेस पे पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने के बाद इसको देखो, ये जो टॉपिक है इसमें पहले आपको क्या पढ़ना होगा, 11th-12th की अलजेब्रा पढ़नी, पहले वो पढ़ाएंगे फिर ये कवर कराएंगे। ये नहीं कि पहले वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर दिया, समझ में नहीं आएगा। जैसे अब 3D पढ़नी है तो 3D से पहले आपको 2D पढ़ाएंगे, और 2D के बाद 3D पढ़ाएंगे, और 3D के बाद ये 3D पढ़ाएंगे। 3D मतलब 11th-12th में जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन ये पढ़ाएंगे, क्योंकि वो लिंक्ड टॉपिक है। हाँ, जैसे डायनेमिक स्टैटिक में कोई लिंक नहीं है, पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाकी टॉपिकों में पीछे का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रियल एनालिसिस है तो यहाँ भी पीछे का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन वहाँ तो डिफरेंशियल मतलब कैलकुलस पार्ट पढ़ते हैं, तो कैलकुलस पार्ट में तो लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये पढ़ा जाता है, तो यहाँ रियल एनालिसिस में वो टॉपिक नहीं होते। यहाँ आपने पढ़ा होगा, अपने पास होता है कि रियल नंबर सिस्टम होता है, ये जो इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूँ समस्या तो नहीं, पढ़ाऊंगा दोनों मीडियम में, उसकी चिंता ना करो। लेकिन ये वर्ड मैं याद इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वर्ड हिंदी से ज़्यादा ही आसान है। हिंदी में देख लो, बुक का नाम क्या है, अमूर्त बीजगणित। इससे अच्छा है कि सर ग्रुप थ्योरी याद रख लेते हैं, समूह से भी आसान है, ग्रुप थ्योरी याद रख लेते हैं। तो इसलिए ये वर्ड हम इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं है। वीरेंद्र, आपका जो माइक वो होना है बेटा, आपको बाद में मौका दूंगा, मैं सबको आप माइक में बोल सकते हैं, किसी को कुछ पूछना होगा बिल्कुल बता सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी पढ़ना कौन सा बेटर होगा?
बेटा इसमें तो आप कोई भी पहले पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा रोल नहीं है, सारे ये दोनों अप्लाइड टॉपिक हैं, दोनों ही आसान है, तो कोई सा भी पढ़ सकते हो उसमें कोई, लेकिन ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन और भी आसान है, डिफरेंशियल कैलकुलस से डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है मेरा मानना है। तो अगर आप लोग चाहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ना है तो वो पहले पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 11th 12th का पूरा सिलेबस जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा साथ साथ में बता देंगे। और इनमें भी मैंने बुक्स के नाम लिखे बेटा जी, जैसे मान लो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको पूरे देखोगे आप टॉपिक मिलेंगे, तो वो मैं जिस दिन पहले दिन स्टार्ट करूंगा सारे टॉपिक आपके सामने यूनिट वाइज देख दूंगा, हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे हर टॉपिक को, ताकि हमें ध्यान रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन मान लो सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन वहां फिर ये नहीं पहचान पाते कि कौन से पोर्शन से पूछा गया है। तो अगर यूनिट वाइज अपन डिवाइड करके सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर, हमें पता रहेगा कि ये क्वेश्चन यार ये अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में किए थे, तो अपना तुरंत दिमाग चला जाएगा यूनिट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो ये उसके लिए बेटर है। इसलिए आपको ये भी क्लासिफाइड करके पढ़ना है, क्योंकि बुक्स तो बहुत बड़ी होती हैं, आपको पता है बीएससी में पढ़ी है सबने, तो ये तो बुक्स के नाम है बेटा, बुक्स के नाम से काम चलेगा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमें सारे याद होने चाहिए, और कहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्लास में करवाऊंगा, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को। तो ये पूरा सेकंड ग्रेड का था। अब देखो इसको तैयार कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई जैसे कुछ बच्चे ऑफलाइन आते हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी लेते हैं, कुछ लाइव भी जुड़ते हैं। डिफरेंस क्या है, एक तो फीस का डिफरेंस है, तो फीस का डिफरेंस है तो भाई बच्चा क्या चाहता है कि मैं रिकॉर्डेड ले लूं, एक ही तो बात है, सर सेम ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल सेम पढ़ाता है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वही वहां पे डलता है, लेकिन फर्क क्या रहेगा, तो फिर ऑफलाइन वाले ज्यादा फीस देते हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, अब लाइव वाले भी कुछ ज्यादा देते हैं तो उनको कुछ आपसे कम फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा तो उनसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो फर्क तो है, फर्क नहीं होता तो ऑफर क्यों निकालते हैं लोग, होली के ऊपर पे 70% छूट क्यों, हमेशा दे दो, क्या जरूरत है, होली पे 90% की ऑफ, अरे तो ऑफलाइन पे दो ना ऑफ 90%, चलिए क्लास में बच जाएंगे, तो फिर रिकॉर्डेड पे ऑफ क्यों देते हैं लोग, भाई ऑफ तो कोर्स पे दिया जाता है ना, तो दे दो फिर ऑफलाइन पे 90% ऑफ, मैं बता रहा हूँ भर जाएगी क्लास, बोले चल यही बैठ जाते हैं, कुछ तो सिखाएंगे, 90% ऑफ है तो कुछ कितना भी सिखाएंगे चलो ठीक है, लेकिन बच्चे को फिर लूटने का काम यही होता है कि रिकॉर्डेड दे दो, पढ़ा है रिकॉर्ड किया हुआ है दे दो किसी, भाई देखो जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बच्चा जेन्युइन तैयारी करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस बच्चे के लिए वो बेस्ट चीज है, वो कवर कर लेगा, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं मानता हूं कि इस चीज का फायदा है, उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा हर बच्चा इतना पे कर पाए, लेकिन जो बच्चा पे कर सकता है, और जो पे कर सकता है ना आज की सिचुएशन में वो उतना सीरियस नहीं होता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, तो फिर उसका मतलब उसको सीरियस रहने का एक तरीका ढूंढना चाहिए कि यार कैसे न कैसे मैं सर से जुड़ के सीरियस रहूं ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊं। देखो रिकॉर्डेड का फायदा उस बच्चे को होता है जो अपने आप को पंक्चुअल रखता है, रोज की 2 क्लास लेने का मतलब वो लेगा चाहे कुछ भी हो जाए, कि बेटा रिकॉर्डेड में नुकसान ये होता है कि भाई आज अपने रिकॉर्डेड अपने मोबाइल में रख लिया, फलानी कोचिंग का ले लिया, उस कोचिंग का ले लिया, उस कोचिंग का ले लिया, सबका रख लिया, पढ़ा किसी का नहीं, एक टॉपिक इससे पढ़ लिया, एक टॉपिक उससे पढ़ लिया, फिर अपन क्या पजल हो जाते हैं, और फिर अपना सस्ते के चक्कर में वो सारे इकट्ठे तो कर लिए और फिर दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसा काम नहीं करना है, किसी भी कोचिंग से जुड़ो आप, एक कोचिंग पे विश्वास रखो और उसी से पढ़ाई करो, फिर क्या करते हैं 3-4 इकट्ठे होकर तू इस कोचिंग का ले ले, तू उस कोचिंग का ले ले, तू उस कोचिंग का ले ले, साथ ही तो रह गए, कोई मतलब नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, आप किसी एक टीचर को फॉलो करो ईमानदारी से, वो आपका कुछ न कुछ भला कर देगा, किसी का भी जिस भी कोचिंग में जाते हो उस पर ट्रस्ट रखो और उसको फॉलो करो, कौन क्या कह रहा है उससे क्यों मतलब रखते हो, आप सिलेबस पढ़े लिखे लोगों को, सिलेबस सामने रखो, पता चल जाएगा क्या पढ़ा रहा है बंदा, क्या और ट्यूशन क्या दे रहा है, अब इसमें ट्यूशन के नीचे ये लिखी नहीं है ना सबके, तो आप जाके सर्च कर लो कि ये पेपर में ट्यूशन है कि नहीं, आजकल तो ऑनलाइन सारे पेपर आते हैं बेटा, आरपीएससी की साइट डालो, मैं कह रहा हूँ सारे पेपर उसके अंदर, तो जो बच्चा पंक्चुअल है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डेड से भी पढ़ लेगा, उसके लिए वो फायदे की चीज भी है कि सारी चीज उसको मिल जाए,
उसको रिकॉर्डेड लेना चाहिए, कोई मना नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऑफ को देख के रिकॉर्डेड ले रहे हो वो गलत बात है। ऑफ का फायदा उसको उठाना चाहिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन वो पेंचुअल रहेगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आज के दिन हर आदमी पेंचुअल रहता ही है, क्योंकि इतने कहाँ जो पड़े हैं जो वो आदमी हल्के में ले ले उस चीज को। बात में आई, फिर बात आएगी ऑफलाइन का क्या बेनिफिट है। तो मैंने आपको एक वीडियो डाला था, देखा होगा यूट्यूब पे आप लोगों ने, मेंटरशिप प्रोग्राम देखा था क्या? यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था, उसमें लिखा था मेंटरशिप प्रोग्राम। उसका मतलब क्या है मैं आज समझाता हूं। जैसे आज आप लोगों ने पढ़ने आए, हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया, तो हमारा काम क्या रहेगा कि संडे का अपना ऑफ रहेगा। ऑफ रहने का मतलब कोचिंग ऑफ नहीं रहेगा बेटा, अपने उस दिन नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन संडे को आपको पूरे दिन कोचिंग में आना है 8 से लेके 5 बजे तक। अब कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो कंपलसरी रखेगा उसको उसका फायदा मिलेगा। ये नहीं कि सर मैं तो संडे को मजे करने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, आपने तो संडे को बुला लिया, वो जा सकता है। लेकिन जो पढ़ना चाहता है, तैयार करना चाहता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहता है, तो सिलेक्शन की गारंटी तो देखो नहीं मिलता किसी चीज की, लेकिन ये है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का मैं करूंगा, बाकी एफर्ट आपका होगा। लेकिन मेरी तरफ से मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो अपनी समस्या टीचर के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो उतना ही लेके जाते हैं जितना बोर्ड पे लिखा दिया जाता है। अब वो अपने जो मन में विचार चलते हैं ना टॉपिकों को लेके, यार ये हो जाए तो क्या होगा, फिर वो ये हो जाए तो क्या होगा, जब तक टीचर से पूछने का मौका नहीं मिला तब तक हम भूल गए क्या पूछना था, गायब हो गया। तो वो क्या रहेगा फिर 5 जो मैं 8 से 5 मेरे साथ रहने का मतलब यहाँ ये होगा कि इसी क्लासरूम के अंदर आप लोग बैठे रहोगे और इसी क्लासरूम में इन्हीं बेंच पे मैं बैठा रहूंगा आपके साथ, और जो आपने 6 दिन में पढ़ा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, आपके मैं ग्रुप बनाऊंगा और अपन डिस्कशन करेंगे। उसमें लाइव वाले भी जुड़ेंगे, क्योंकि मैं लाइव भी ऑन रखूंगा इसको। लाइव वाले यहाँ बोलने का मौका दूंगा मैं, वो अपने डाउट्स बोल के पूछ सकते हैं उस दिन, क्योंकि क्लास चलते समय तो बोल के पूछते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है सभी को, लेकिन उस दिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपने सारे डाउट्स है वो बोल के पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं समझा पा रहे तो आप मेरे फोन करके फिर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। उस दिन वो क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन उस दिन आप मेरे से अपना जो भी डाउट्स हैं, जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है, जितने आपके डाउट्स हैं, थ्योरी में डाउट हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस में डाउट हो सकते हैं, वो आप में, क्योंकि जरूरी नहीं है मैंने सीट सोल्व कराई सारे क्वेश्चन आपके समझ आ जाए, हो सकता है सोल्व कराने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको नहीं समझ में आए, तो आप मेरे को फिर उस संडे के दिन पूछ सकते हैं। तो उसी दिन मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट को याद कैसे रखा जाता है लंबे टाइम तक। ऐसा क्या करते हैं सर अपन कि हमें याद रहे थोड़ी, ये तो है नहीं कि एग्जाम के लिए हो जाएगा, क्योंकि जैसे अब ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाएगी, उधर डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगी, नए टॉपिक चल जाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे और नए चल जाएंगे, फिर ये, क्योंकि और भी सी बात है 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद में नए टॉपिक चल जाएंगे, तो ये पुराने वाले टॉपिकों का क्या होगा, वो तो जब तक साफ हो जाएंगे। और फिर अगर साफ ही हो गए फिर तो वही कहानी हुई कि आगे पढ़ते गए पीछे भूलते गए, तो फिर एग्जाम तो किसी दिन अचानक आ जाएगा। भाई एग्जाम वाले दिन आपको पता है क्या, जब आप पेपर देने जाते हो आपके एक साथ पूरा बीएससी आता है, ये सारी किताबें 11 की 11 दिन आएंगी एक साथ, सोचो वो दिन आता है, आएगा किसी न किसी दिन, साथ में पूरी 11th 12th सर, साथ में पूरी 9th 10th और साथ में टीचिंग मेथड, और उसी पूरे को 2.5 घंटे में वहां पे सोचना और करना। 2.5 घंटे का मतलब कितना टाइम लगता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि भाई आपको 1 मिनट फिक्स कर ली, लेकिन वो बार भी तो भरनी होती है, फिर वो 50 जगह साइन करवाते हैं, जैसे जमीन नाम करवाने आए रहे वहां, तो वो पूरा टाइम अगर आप निकालो ना तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं मिलती है बेटा। और फिर कैलकुलेशन भी होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं टिक कर दिए, तो इसका मतलब सर वहां का पैटर्न तो हार्ड है, और जब बेटा पैटर्न हार्ड होता है इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे होने का मतलब अपने जबान पे हर चीज याद होनी चाहिए। भाई ये नहीं कि समझ के छोड़ दिया, नहीं बेटा याद तो करना पड़ेगा। और याद कैसे होता है आप सब जानते हैं, याद कैसे होता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता नहीं याद कैसे होता है,
आपका क्या नाम है? अनीस। अब आपको याद है ना? याद है, लेकिन पहले दिन तो याद नहीं होगा जिस दिन किसी दिन अपना नाम रखा गया था। लेकिन सब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, हमने सुनना स्टार्ट किया, बार बार याद हो गया। मतलब क्या है सर? सफलता का एक ही सीधा सीधा रीजन है और वो है रिवीजन। और मेरा काम है कि आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना, और यही प्रोग्राम में संडे टू संडे चलाऊंगा। उस दिन हो सकता है कि अपन सब्जेक्ट को मिलके बात करें, बोले, रिपीट करें। मैथमेटिक्स बोलते हुए अपन को देखना है और करना है कि सर आज पूरी मैथमेटिक्स अपन बोल के देखेंगे हर संडे। ये फिक्स रहेगा बेटा, अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका फायदा है। और ऑनलाइन वाले हैं उनको ये सीधा सा फंडा है जो मैं पहले भी करता आता हूँ, क्योंकि मैंने पहले सेकंड गेट मैंने जहाँ भी पढ़ाया था रिकॉर्डेड पढ़ाया था, और वहाँ पे मैंने आधा पोर्शन पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया मैंने वहाँ पे। और वहाँ शायद फीस भी बहुत कम रखी गई थी, लेकिन इतनी चीजें वहाँ आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ आपको देखा होगा ग्रुप थ्योरी हो, कोई सी थ्योरी हो, 20 20 30 30 40 40 क्वेश्चन मिले होंगे। लेकिन यहाँ आपको एकदम उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा जैसे मान लो नेट जेआरएफ हम पढ़ाते हैं। तो वहाँ सब्जेक्ट मान लो टफ आते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको भी तो हम सिखाने की हिम्मत रखते हैं। वो कैसे रखी जाती है? क्योंकि बच्चे ही वहाँ होते हैं, बच्चे ही यहाँ होते हैं, और वहाँ भी विद्वान नहीं आते हैं बेटा, क्योंकि विद्वान होगा वो कोचिंगों में क्यों आएगा, खुद कर लेगा वो। इसका मतलब उनको सिखाने की हिम्मत रखते हैं तो आपको भी रख सकते हैं। उनमें ऑनलाइन वालों का सीधा रहता है कि वो रोज का रोज मैं जितना काम देता हूँ वो उसको रिपीट करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और वो मेरे को सेंड करते हैं। ये आपका रहेगा ऑनलाइन वाला। जितना मैं कहूँ कि 6 दिन में ये आपने पढ़ा है, इसको आप देख के करो, चाहे बिना देखे करो। हर संडे टू संडे पीछे का जितना भी है 1 घंटे में बोल दोगे आप। सीरियसली बैठ जाओ ना, 1 घंटा बोल सकता है। लेकिन समस्या ये रहती है कि सर वो करवाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पीछे पड़ी करवा ले तो हम कर देंगे, वो काम हम कर। अगर आपको रिजल्ट लेने, देखो बेटा, एक तो सिलेबस करना है वो अलग चीज है, वो तो हो जाएगा 6 महीने में हर जगह होता है, सब जगह हो जाता है, कहीं 7 लग जाते हैं, नहीं 6 में हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। अपना काम है सर हमें मैथमेटिक्स सीखना है, ताकि जब भी वैकेंसी, और वैकेंसी आए आए नहीं आए जो भी है, लेकिन मैथमेटिक्स सीख गए तो फिर कभी किसी का भी पेपर हो कहीं भी हम सब जगह पेपर दे सकते हैं। क्योंकि आज वही है, दिल्ली में कोई पेपर निकला उसके लिए अलग कोचिंग कर लो, फलानी जगह निकला उसके लिए अलग कोचिंग ले लो। क्यों भाई, एक बार ही सीख लो ना मैथमेटिक्स, आती तो उनमें मैथ्स ही होगी ना, बस बात करना। अब वही अलग से मैं लिख दूं पीजीटी के लिए नया कोर्स, उसमें क्या रखा जाएगा? मैथमेटिक्स, वो तो यही होगा। तो ये चीज नहीं करनी सर। एक बार मैथ सीख लिया, फिर भले फर्स्ट ग्रेड का पेपर आए, सेकंड ग्रेड का पेपर आए, पीजीटी आए, टीजीटी आए, केवीएस आए, जो भी है, डीएसएस भी आए, सब भी पेपर दे सकते हैं। संस्कृत विभाग का आए, कुछ भी आए, लेकिन सब्जेक्ट को सीखना था। और मैंने सारे लगभग डाले हुए, फिर भी आपको कई और क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप ले आओ, पूछो। इस तरीके से आपको तैयारी करनी। बताओ समझ आया क्या मामला? ये पैटर्न रहेगा। इसमें अगर मैं मान लो फॉलो नहीं करता हूं तो आप मेरे को आके बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डालने वाला हूं कहां पे? YouTube पे। और YouTube पे जो चीजें चलती हैं वो बच्चे के सामने रहती है कि सर देखो यहाँ बोला था, क्योंकि मैंने पिछली बार जैसे जहां भी पढ़ाया था, सर आपने ये कमेंटमेंट किए थे, जिसने भी किए थे, जो भी किए थे, तो बच्चा हमेशा याद रखता है हर चीज। सर आपने उस दिन ये बात बोली थी, और रखनी भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जैसे आप देख रहे हो क्लासरूम के अंदर ये सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, आप अगर अच्छे से काम करो तो आप एक काम कर सकते हो कि पूरी क्लासरूम के अंदर पूरी मैथ लगा दो। जब भी क्लासरूम के अंदर एंटर हुए, आज पूरी मैथ का रिवीजन करना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, घूम के चल जाओ। ये मैंने भी स्टार्ट किया था नेटवर्क में, बच्चे बनाते हैं। मैंने इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा केवल बताने का योगदान है, बाकी करने का बच्चों का काम है। और ये भी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सबसे टफ टॉपिक जो माना जाता है हमारे जो नेट में आप लोगों ने देखा होगा रियल, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा यही लगा हो चारों तरफ, ताकि जिसका डर है वो बगल में बैठा है। तो कहते नहीं है बोले कि जब जिस भी इंसान से अपन जान पहचान कर लेते हैं फिर अपन दोस्त हो जाते हैं, तो शायद दोस्त बन जाए, टफ टॉपिक दोस्त बन जाए। यही एनवायरनमेंट आप अपने रूम में रखो,
पढ़ने की यही तरीके होते हैं बेटा, पूरे सब्जेक्टों को ध्यान रखना है, टाइम यही तरीके होते हैं, कैसे भी कैसे करके सर याद रखना है। अब उसके लिए हमारे माइंड में कुछ भी आए वो कर लो, ये ध्यान है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा मैं उनको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। तो इसमें सारा मैंने बता दिया, ये पैटर्न है, ठीक है। अब देखो ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्या पूछा जाता है। ये इसी बार वाला पेपर है जो हुआ था अपना अक्टूबर के अंदर 2022 के अंदर। सब्जेक्ट आपको देखिए भी लग रहे, इसमें 9-10 नहीं आता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 9-10 नहीं आता है। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा वो बच्चा देख सकता है, क्योंकि अभी जो भी डेमो ले रहे हैं वो बच्चे निक्स है कि भाई कोई फर्स्ट ग्रेड का है कोई सेकंड ग्रेड का है, तो इसलिए मैं थोड़ा पैटर्न दोनों ही बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, ताकि उसको उनको भी ध्यान रहे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो उसमें 9-10 यहाँ हट जाता है, लेकिन कौन ऐड हो जाता है? पीजी पोर्शन, जो एमएससी का पोर्शन है वो ऐड हो जाता है। तो इस बार इन्होंने क्या किया था कि जैसे देख लो 129 क्वेश्चन टोटल आए मैथमेटिक्स से, जैसे भी मैंने देखा सेकंड ग्रेड में 130 आए और यहाँ 129 क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार इन्होंने एमएससी में ये वेटेज है, वो पहले 10 क्वेश्चन आते थे। और ये भी ये मान के चलो आप कि कुछ इसमें न्यूमेरिकल और एलपीपी, ये वैसे बीएससी के होते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ये आपको एमएससी के अंदर मिलेंगे टॉपिक। लेकिन अगर आप इनको मान लो बीएससी में काउंट करते हो तो फिर ये बाकी जो 5 टॉपिक यानी 4 टॉपिक जो बचते हैं ये इसमें एक्स्ट्रा है पीजी के अंदर, जिसमें लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ग्रुप थ्योरी का आप सिलेबस देखेंगे, देखो मेरे पे विश्वास नहीं करें आप, मैंने पूरा पैटर्न डाल रखा है, आप उसके ऐप पे जाओगे, मैंने पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डाल रखा है, मैंने पूरा सेकंड ग्रेड का, तो आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का ग्रुप थ्योरी का पूरा सिलेबस है, एक वर्ड भी चेंज नहीं है, आप जाके देखें। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा है। इसलिए आप ये टेंशन ना लें। फर्स्ट, हाँ कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो फर्स्ट ग्रेड में है लेकिन वो सेकंड ग्रेड में नहीं है, उसको मैं अलग कराऊंगा। ऐसा पोर्शन भी होगा जो सेकंड ग्रेड में है लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, जैसे मैंने रियल एनालिसिस लिखा था, वो आपका सेकंड ग्रेड में आता है लेकिन यहाँ नहीं आता, यहाँ पीजी का पोर्शन आता है। तो जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड में हैं उनके लिए 2 टॉपिक तो ये चलेंगे चलेंगे, एक तो ग्रुप थ्योरी चलेगा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस चलेगा, और उनके लिए हर सप्ताह में 3 दिन एमएससी का पोर्शन चलेगा। सप्ताह में 3 दिन एमएससी का पोर्शन चलेगा, और उसमें सबसे पहले ये स्टार्ट होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, जिससे इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर पीजी में देखो तो 29 क्वेश्चन, पहले बेटा 10 क्वेश्चन आते थे यहाँ से, क्योंकि आपको देखो न्यूमेरिकल को हटा दो मान लो 7 क्वेश्चन और एलपीपी को हटा दो 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अगर आप हटाते हैं तब भी यहाँ से देख लो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ इस बार उन्होंने पीजी का पोर्शन बढ़ा दिया। तो अब आप देख लो यहाँ जब फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए एमएससी और बीएससी, क्योंकि यहाँ से 29 क्वेश्चन और यहाँ से 48 क्वेश्चन, कितने हो गए? लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? और 80 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाते हैं तो बचते कितने हैं? मान लो 20 क्वेश्चन जो अपने बच्चे टीचिंग मेथड की, वो अगर उसमें अपन काउंट कर ले तो 100 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। और 11th-12th अगर पढ़ता है जो भी बच्चा, इतना भी टफ नहीं होता है, तो आराम से 50% वहां से आराम से कवर कर लेता है, 60-70 तक चला जाता है। तो मेन दिक्कत है कि ये टॉपिक अपन लास्ट में पढ़ते हैं, और लास्ट में पढ़ते हैं वो जल्दी जल्दी बोले ये पढ़ ले वो पढ़ ले ये पढ़ ले, और यहाँ से भी 29 क्वेश्चन कवर करना टफ हो जाता है मामला। इसलिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का सप्ताह में 3 दिन ये टॉपिक पहला स्टार्ट होगा, यानी एमएससी का पोर्शन साथ में चलेगा, हर सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी उसकी अलग से, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक स्टार्ट होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन। यहाँ से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 नंबर का मामला।
और 2 टॉपिक ये यूजी के चल ही रहे हैं। और फिर लास्ट में 11 12 पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11 12 में बच्चा के कंफर्ट रहता है, तुम भी कॉन्फिडेंस में रहोगे, पढ़ाने वाले भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ऐसा नहीं सबने नाम सुना हुआ है, क्यों? हर एक बंदे के मुंह पे नाम होता है एसआर सेनी। बुक देखिए कभी, नाम जैसा लेते हैं जल्दी से एसआर सेनी, अरे बुक तो देखो जाके, अरे सर ये ग्रंथ है, देखे ना? नहीं देखे तो एक बार खरीदनी नहीं है, जाके देखे सर एसआर सेनी से बात कुछ नहीं आता है। अरे तो एसआर सेनी जाके देख तो लो एक बार, कहां से आएगा बाहर, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, तो बाहर आता ही रहेगा क्या फिर उससे भी? तो एसआर सेनी नहीं पढ़ी, हम यही तो गलती करते हैं, बच्चे एसआर सेनी में लगे रहे, उन्होंने पूरा यूजी पीजी पे ध्यान दे दिया। भाई पढ़ो एसआर सेनी अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं है 11 12, हमें एग्जाम में करके आना है। इसलिए उसमें तो आप भी कॉन्फिडेंस में रहते हो, आप भी खूब ट्यूशन करते हो उसमें, और मैं भी खूब पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले पर नहीं पढ़े यूजी एंड पीजी। तो जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड का है वो अपना पैटर्न देख ले कि यहाँ से कहाँ से क्या पूछा जाता है। मैंने देख लिया कि इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन से इस बार 6 क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमेरिकल से इस बार 7 क्वेश्चन पूछेंगे, जो वैसे तो अपन यहाँ पढ़ते हैं इसमें यूजी में, लेकिन वहाँ ये पोर्शन पीजी में डाला हुआ है। आप जब ये सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पोर्शन वो पीजी में डालते हैं, तो अपन ने मैंने वहाँ रखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में 7 क्वेश्चन, और फिर लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन, एलपीपी से 5 क्वेश्चन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर से 4 क्वेश्चन, और मीट्रिक स्पेस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 29 क्वेश्चन बहुत होते हैं, देखो कम नहीं होते हैं, और इनको टफ भी मानते हैं कि भाई ये टॉपिक टफ होते हैं, तो ये अपन साथ साथ में कवर करेंगे इनको, अलग से बाद में, लास्ट में नहीं, पहले। फिर ये तो यूजी वाले पोर्शन है जिसमें ग्रुप थ्योरी देख लो, यहाँ भी कितने नंबर आता है, 7 क्वेश्चन, तो कहाँ कम है। और अगर आपने जाके आप कॉलेज लेक्चर का पेपर डाउनलोड करोगे तो वहां से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो कॉलेज लेक्चर में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में सर यहाँ से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ ये टॉपिक नहीं आता हो, इसका मतलब है कि एक बार सीख लो, तो किसी का भी एग्जाम दो, लेकिन हर जगह आता है तो। और अभी संस्कृत का हुआ था, वो भी अगर आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें काउंट कर लेना, 5 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे आपको, मिनिमम बताएंगे। पेपर होगा सबके पास, नहीं है तो मेरे पास पड़ा हुआ देख लेना, 5 या 6 क्वेश्चन उसमें आराम से मिलेंगे आपको। तो जब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक रिंग थ्योरी आपके नहीं है, सेकंड ग्रेड में नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड में आता है, तो आपको ये पढ़ना नहीं होता, ये अलग होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वही है, सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत यहाँ एक्स्ट्रा है, जबकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप लोगों को सेकंड ग्रेड में वो लिखा तो नहीं था, लेकिन वहां से क्वेश्चन उसने पूछा है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, दोनों पढ़ना होगा, जितना यहाँ है सिर्फ उधर पढ़ना पूरा ही है। कोई 2 यूनिट है, वो 2 यूनिट पढ़नी होती है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस वो सेम पोर्शन है, इंटीग्रल कैलकुलस सेम पोर्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, वेक्टर कैलकुलस, 3D, स्टैटिक डायनामिक्स में कुछ पोर्शन यहाँ एक्स्ट्रा है, स्टैटिक डायनामिक्स में कुछ पोर्शन यहाँ एक्स्ट्रा है, तो जो पोर्शन एक्स्ट्रा होगा वो अलग से करवाया जाएगा। तो सेम क्लासें वो चलेगी जो सेम पोर्शन है आपका, बाकी सारे अलग होंगी क्लास, थर्ड क्लास में रखूंगा मैं इनको, और वो अलग से कवर। तो पहला अपना काम यही है, यूजी एंड पीजी को अच्छे से, और सर लास्ट में क्या याद करते हैं यूजी पीजी को, क्योंकि पहले 11 12 शुरू करते हैं, उस पर खूब अच्छे से काम करते हैं, लास्ट में तब तक थक जाते हैं, तो सर लास्ट में फिर यूजी को तो याद करके जाते हैं। इस बार उल्टा करते हैं, पहले यूजी को पढ़ते हैं पूरे, फिर 11 12 में तो वैसे भी याद करने को कुछ रहेगा नहीं, वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज बात समझ आ गई इस चीज को लेकर। और फिर ये तो पीडी, ये आपके नहीं होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ग्रेड में अलग से पढ़ना होता है। बाकी 11 12 के टॉपिक लगभग सेम होते हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। और 11 12 है वो आपके सेम से रहता है, वहां भी आपके 38 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 52 क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा वेटेज होता है, लेकिन यहाँ 9th और 10th है वो नहीं आता है। ये पूरा फर्स्ट ग्रेड का, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस पैटर्न को देख सकते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आए थे पूरा देख सकते हैं। और पढ़ाने का मैंने बता दिया, सेम यही पोर्शन रहेगा, यही तरीका रहेगा, और पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आप भले ही देखो, एक चीज 2 चीज अपन डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ शिशु, एक तो होता है कि सर आप ऐसा ही पढ़ाए जाओ जो हमें सब समझ में आया जाए,
तो पढ़ाने के दो तरीके मैं फिर बता देता हूँ आपको। दो तरीके कैसे हैं? मान लो मैं वो चीज पढ़ाऊं ही नहीं जो आपको टफ लगे, तो आपको पता चलेगा? बता दो। तो मेरे को तो पता ही है नहीं कि कौन सी चीज बच्चों को परेशान करेगी। आपको तो नहीं पता, मैंने वो स्किप कर दी, आप क्या कर लोगे? आप तो मेरे गुणगान गाओगे, बोले क्या पढ़ाता है बंदा। देखो दोस्त, एक होता है कि सर कोई बात नहीं, आप सब पढ़ाओ, हमें जो सिलेबस में है, जो हार्ड है उसको हम थोड़ा डबल मेहनत कर लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर इस कमिटमेंट में आप रहते हैं तब तो मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर आप तो हमें सब समझ में आना चाहिए, फिर तो सब समझ में आ जाए, फिर तो इसका मतलब यार बीएससी का कोई लेवल नहीं, क्योंकि भाई जब सब समझ में आ जाता है तो फिर बीएससी में भी आ जाता है। बीएससी में क्यों 5-5 क्वेश्चन करते? ये बता दो इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो आएंगे। अरे पिछली बार कौन से आए थे वो देख लो, कहां से आए थे। पेपर आ रहा है किसी के पास, आ रहा है तो बीएससी का पेपर दे दो। तो हमने बीएससी पढ़ी ऐसे, फिर आज अरे सर हमने तो आपको पैसे दिए, आप हमें विद्वान बना दो बीएससी के अंदर। हमने भले ही उस 3 साल में नहीं पढ़ा कुछ भी, किताबों के तो नाम भी नहीं देखे सर, ये पता था कि इस 5 क्वेश्चन यहाँ से आने, वो करके पेपर दिए और बढ़िया नंबर आए। मैं कह रहा हूँ 90% क्या बात कर रहे हो, 90% तक कवर करते हैं सर। लेकिन अब समस्या में आ गई, उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था। आजकल ये तो ट्रेंड चल रहा है बेटा, सब आरएएस आईएएस बन रहे हैं, लेकिन अब सारे तो आरएएस आईएएस बनेंगे नहीं, क्योंकि जब अपने आपने देखा होगा कि अपनी जो जनरेशन जिस चीज के पीछे लग जाती है ना, उसको समाप्त करके छोड़ती है। पहले अपन लगे थे किसके पीछे? इंजीनियरिंग के पीछे, कोई जमाना था, आज कोई नहीं पूछ रहा। अब सर मेडिकल के पीछे पड़े हुए हैं। इधर दूसरा ट्रेंड चला हुआ है आरएएस एंड आईएएस। क्यों चला हुआ है? अरे यार आरएएस आईएएस की कोचिंग कर लो, कुछ न कुछ तो बन जाओगे। तो जो कोचिंग करेगा उनको बढ़ा दो ना सबको। तो कोचिंग करने से ही बनते हैं तो चलो अपन भी कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपए तो लगते होंगे, 1 लाख रुपए लगते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगते होंगे। जब 1-1.5 लाख रुपए कुछ न कुछ बढ़ा रहे हैं तो यार अपन इतनी तैयारी में लगा दिए इतने पैसे। आज तक कितने अपन सालों से पढ़ रहे हैं, तैयारी में लगा दिए होंगे इतने पैसे। ये इस ट्रेंड में तभी तो ये समस्या आती है बेटा, क्योंकि जब ग्रेजुएशन तो सर साइड में चल रही होती है और हम कोचिंगों में जा रहे होते हैं आरएएस बनने के लिए। आरएएस नहीं बने, फिर सेक्रेटरी की भर्ती आई, घर वालों ने कहा फॉर्म भर तैयारी कर, फिर हम कोचिंगों में पहुंचते हैं, विद्वान बनाओ सर। मैथ्स में कुछ नहीं आता सर, लिख के आता है। फिर जज कर लो, पेपर दे के आओगे उस दिन क्या होगा? तो यार 40% नहीं, क्योंकि पहले अलग बात थी बेटा, पहले जीके से पास हो जाते थे तो वो काम आ जाता था, अब काम नहीं आएगा। अब तो बराबर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हो। और मैं तो देख रहा हूँ ये चीजें ट्रेंड में, अब तो 11-12 से ही बन रहे हैं। यार 11-12 तो ढंग से पढ़ लो आराम से, इतना क्या बर्डन लेना कि आईएएस बन रहे 11-12 से। उनको ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट में क्या करना। बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और बनोगे कैसे जब तक आप पूरी एजुकेशन नहीं लोगे? तो आईएएस बनना भी कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे थोड़ी है कि उसमें एलिजिबिलिटी बीएससी है तो बीएससी क्या बन जाता है, बहुत कम मिलेगा। पूरे ये सफेद हो जाते हैं जब जाके नंबर आता है। और जिन्होंने किए तैयारी एक बार उनसे मिलके देख लो, कोचिंग वाले से क्यों मिलते हो? जो बने हुए हैं या जो अनसक्सेस रहे हुए उनसे मिलके देख लो एक बार, कितनी मेहनत होती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस ट्रेंड पे नहीं चलना है, अपना काम है सब्जेक्ट सीखना, और कोचिंगों के भरोसे नहीं चलना है। आप अपने भरोसे चलो और अपने सब्जेक्ट सीखते रहो। हाँ, मैंने कहा सर अगर आपसे क्वेश्चन आप खुद से करना चाहते हो सारे कि सर हमसे होने लग जाएं, तो मैं जितना रोज सिखाने की कोशिश करूं उसमें आप मेरे से साथ में एफर्ट्स लगाना। ये मत सोचना कि मुंह बना के बैठ जाओ, नहीं आ रहा है, अरे सीख देंगे सर। और चेहरा एकदम खुश रखना है, क्योंकि नहीं समझ में आए ना वो भी अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि सर देखो बीएससी में ऐसी चीज रखी हुई है जो आज मेरे समझ नहीं आए, तो खुद पे हंस लिया करो। उस टाइम क्या करें अपन, खुद पे हंस लें,
और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों सिचुएशन में खुश रहना है। दुखी रहने से तो पहले भी नहीं आएगा, आप रह के देख लो। तो सब्जेक्ट सीखना है तो उसके पीछे लग जाना है और रोज जाके जितना काम दिया जाए जाके तुरंत कर लेना। 14-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिनिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो बताओ जल्दी। अच्छा वो भी तू बता कितने घंटे पढ़ सकते हो? तू बता यार, मैं उतना ही बोल दूंगा। तो जितना कोई 2 घंटे 2.5 घंटे 5 घंटे 7 घंटे जितना आपकी कैपेसिटी है। मैं रेगुलर वाला टाइम पूछ रहा हूँ बेटा। ये नहीं है कि एक दिन तो हम साहब 18 घंटे पढ़े फिर 4 दिन कहीं घूमने गए मैं बोल पढ़ के आगे थे 18 दिन। आप 2 घंटा रोज पढ़ सकते हो। वादा करके जाओ मेरे से कि सर हम जीवन में जब तक सफल नहीं होंगे हम रोज 2 घंटे पढ़ेंगे। मतलब कि सर शादी हो रही हो भले हमारी उस दिन, लेकिन मैं पहले सुबह 2 घंटे उठ के पढ़ूंगा। ये वाला कमिटमेंट करके जाओ। ये नहीं कि मैं पढ़ लूंगा सर 2 घंटे। आप रोज 2 घंटे पढ़ लो, आप कोई एग्जाम में नहीं रहोगे। लेकिन रोज ये पहले जो वर्ड बोल रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। हो सकता है कि आप मैं ये नहीं कहता कि आप 2 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो सकता है आप 14 घंटे पढ़ते हो, तो मैं मना नहीं कर रहा कि आप बंद कर दो पढ़ना। आप भले 14 के बजाय 16 पढ़ो, लेकिन मिनिमम 2 तो रख सकते हो। किसी भी दिन सर 2 घंटे से कम नहीं पढ़े, चाहे कितने भी बीमार हो जाए, चाहे कोई भी अर्जेंट काम आ जाए। ये मिनिमम रेशियो फिक्स कर लो, जितना भी आपसे हो पाता है। आप उतना अगर रोज पढ़ते हो तो आप सब्जेक्ट आराम से सीख जाओगे, चाहे कितना भी टफ हो, भले वो जीके हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट। कुछ अपन को रूल बनाने होंगे बेटा। पहले दिन खुद से बात करनी होगी कि सर आज हम आपके साथ ये कमिटमेंट खुद के साथ करते हैं, जितना आप काम दोगे रोज हम ईमानदारी से करके आ जाएंगे। क्योंकि देखो मेरे अकेले एफर्ट करने से आपका काम नहीं होगा जब तक आप नहीं करो। तो ये जुनून लेके जाना है कि सर आप तो बस स्टार्ट करो, हम बिल्कुल काम करके आए। और मैं इतने ट्यूशन देता नहीं बेटा, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को ही कराने हैं। तो इतने ट्यूशन दिए इसका मतलब इतना पढ़ाऊंगा आराम से। तो इन सब्जेक्टों में इतने ट्यूशन दे सकता हूं, तो बाकी में दिक्कत ही क्या है। जैसे आपको 2 दिन बाद आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की सीट भी मिल जाएगी, वो भी आप आराम से यूनिट वाइज मिल जाए। और यूनिट वाइज मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि पूरे एक साथ मिल जाएंगे, यूनिट वाइज आप तैयार करो ताकि आपको पता चल जाएगी ये टॉपिक अपना तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। फिर टेस्ट होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, टेस्ट जब भी होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, ताकि वहां आपको पता चलेगी कि कौन सा यूनिट फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का, आप खुद पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न रहेगा। अब किसी को मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, अब आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। फिर अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ग्रुप थ्योरी के सिलेबस के बारे में, और फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको किसी भी चीज के बारे में, कोचिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सीट कहाँ मिलेगी? सीट बेटा अपने ऐप में मिलेगी, जो भी कोर्स बना रखा है उसमें मिलेगी। और अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये एक सीट को यहाँ पे। और ऑफलाइन अगर आप ले जा सकते हो तो कोचिंग से ले जा सकते हो। तो जो ऑफलाइन है मैंने उनको दे दी है, आराम से आप ले लो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ग्रुप थ्योरी की है, ये सीट मिल जाएगी। तो आपके फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का जो भी है, ये देखो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में जो भी मैं, अभी आपको पता नहीं होगा यूनिट फर्स्ट क्या है, लेकिन जब मैं सिलेबस लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा यूनिट फर्स्ट में कौन से टॉपिक है। क्योंकि जब अपन ग्रुप थ्योरी सिलेबस लिखेंगे तो वहाँ यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 यूनिट में डिवाइड करके मैं लिखूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आप यूनिट फर्स्ट में, जैसे मान लो ये 2023 में आया हुआ है, इस बार के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें, ठीक है। और पहले भी जो कॉलेज लेक्चर वगैरह सब में जहां भी आए हैं, तो जैसे यूनिट फर्स्ट पूरा एक साथ कवर होगा। इसमें आप देख सकते हो यूनिट फर्स्ट में शायद 83 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जहां तक मेरे को आइडिया है। 82 क्वेश्चन है, फिर इनके आंसर्स हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। तो यूनिट वाइज पूरे क्वेश्चंस हैं और उनके साथ में आंसर्स हैं, ठीक है। तो 82 क्वेश्चन है जो आपके यूनिट फर्स्ट में है। फिर यहाँ से यूनिट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो वही एग्जाम के क्वेश्चन डाले हुए, एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए मैंने जितने भी आए हैं। और इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं लगभग सेकंड यूनिट में, अगर आप देखो तो। अब इनका सिलेबस अपन अभी जान लेंगे।
इसमें भी 82 क्वेश्चन है, 82 ही है ना, हाँ 82 क्वेश्चन। और इसके भी फिर आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, पीछे इनके जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर होंगे, लेकिन आंसर ही नहीं दूंगा मैं, आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर से तो वही बात है ना, अपन आंसर तो कैसे भी ला सकते हैं। आप देखेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि सर वो आंसर तो आगे था लेकिन लॉजिक पता नहीं क्या ही था, यही चीजें सीखनी। आंसर तो अपन कैसे भी ला सकते हैं, इतने लॉजिक अपने दिमाग में खुद के आ जाएंगे कि सर हम बुक लिख देंगे। जब अपन डिस्कशन करेंगे तब आपको लगेगा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, और वो सही सोचा है या गलत सोचा है। ये चीजें जब तक बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि आंसर से थोड़ी होता है, आंसर तो मान लो मैंने दे दिए, तो ये आंसर तो बस आप इनको ध्यान नहीं देना है बेटा, ये मैंने इसलिए दे दी कि सब देखते हैं, तो मैं नहीं दूंगा तो बोले यार सर को आंसर नहीं आते होंगे, इसलिए मैंने दिया बाकी आपके किसी काम के नहीं है, इनको मैं देखना। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने आंसर लगाना, और जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप मैच कर लेना कि आपके सही है या गलत है, बस। और क्यों सही है क्यों गलत है वो डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में भी लगभग इसमें क्वेश्चंस होंगे जहां तक है 45 क्वेश्चन इसमें होंगे थर्ड यूनिट में। और फिर लास्ट अपनी है फिफ्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में लास्ट में क्वेश्चन होंगे 80 के आसपास इसमें होंगे जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वाइज मैंने क्लासिफाइड कर दिए हैं, 75 क्वेश्चन है, और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा ग्रुप थ्योरी की जो सीट है वो मैंने आपको दे दी है, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में हर एग्जाम के क्वेश्चन कवर है। अब आप नोटबुक निकाल लो, थोड़ा बहुत आज अपन पढ़ लेते हैं, सिलेबस जान लेते हैं, बाकी कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज अपन केवल सिलेबस लिख लेते हैं, और कल से आपकी दो क्लासें हो जाएंगी, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस की रहेगी और एक अपने ग्रुप थ्योरी की रहेगी, ठीक है। यूजी वाली में इनमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी के लिए मैं अलग से बुक दूंगा आपको, मैंने कहा ना अभी आपको कि थ्योरी के लिए पूरी बुक मिलेगी आराम से, ये मान लो जिसमें सारे टॉपिक कवर होंगे, पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो कमिटमेंट कर दिया, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें उस चीज को लेकर, क्योंकि अभी बन रही है बुक में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने उसको टॉपिक वाइज नहीं रखा, उसमें मैं जितने भी टॉपिक है थ्योरी एक साथ दे दूंगा, उनमें क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, उनके सॉल्यूशन भी वहां पे मिल जाएंगे क्वेश्चनों के, लेकिन ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैं क्लास में करवाऊंगा, आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चनों की चिंता मत करो, आपको खूब मिल जाएंगे, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस आप इतने कर लोगे वही बहुत है। अब ये भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में एक टॉपिक में 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर अपन जो हार्ड टॉपिक है उसमें इतने कर लें, आसान टॉपिक है उसमें थोड़ा कम कर लो, उसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो देख लेंगे, उसकी चिंता ना करो, तो उसमें भी वो नहीं रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, मेरा काम है रिजल्ट निकलवाना, तो रिजल्ट निकलवाने का मतलब है कि आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं आएंगे तो भी देखो मेरा कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि रिजल्ट के बेस पे तो जाना जाता है इंसान को, तो आप भी जानते हो कि रिजल्ट आते हैं तभी नाम होता है, मेरा भी नाम तभी होता है बेटा, तो मैं किस लिए भाग रहा हूँ, अपने नाम के लिए। अगर आप मान लो आज कोचिंग खोलते तो आप क्या करो, पहले खुद सोचो, खुद मेरी जगह होगी सोचो क्या करो, अच्छा प्रयास करो ना कि भाई आपके जब फोटो लगे बच्चों की यहाँ, तभी तो आपके यहाँ कोई आएगा ना, तो अपना प्रयास होना चाहिए कि भाई जितने सिलेक्शन अपन दे पाए, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई आप लोगों से फीस से मेरा काम चल जाएगा, जीवन चल जाएगा पूरा, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेन काम है सिलेक्शन करवाना, ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी का सिलेबस लिख लो आप लोग, किसी को कुछ पूछना, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। टाइम क्या रहेगा, टाइम, हाँ टाइम बताओगे, टाइम क्या रखें अपन, इवनिंग का रहेगा, ये तो फिक्स है। आप लेट तक किसी को दिक्कत है क्या? एक तो अपन 4 से 7 रख सकते हैं, या 3 से 6 रख सकते हैं, बताओ 3 से 6 रखें, किसी को कोई प्रॉब्लम 3 से 6 रखें क्या? पढ़ाऊंगा तो वही जो मैं यूट्यूब में पढ़ा रखा है मैंने, खूब वीडियो डाले हुए, वो चेंज तो मैं होने वाला नहीं हूँ, वैसे ही रहूंगा, और वही पढ़ाने का तरीका होगा, वही देसी अंदाज पढ़ाने का रहेगा, बस ठीक है। सीरियस मत रहना ना, बस मेन चीज यही है।
नहीं दूसरे सर भी अच्छा ही पढ़ाएंगे, टेंशन भी दूसरे सर को मैं पैसे दूंगा तो वो अच्छा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो भी मेरे यहाँ वो आएंगी क्यों? आप किसी को अगर मान लो आप कहीं काम के लिए किसी बंदे आपके पास कोई आता है, घर पे आप काम करते हो तो बंदा काम करता है तो पैसे देते हो। बेटा ये तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा चाहे मैं कहीं काम करता हूँ तो मैं तो मेरा जो 100% है वो देने की कोशिश करता हूँ। वो चिंता करने की जरूरत, हाँ मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाऊँ ये हो सकता है, बाकी जो दूसरा बंदा आएगा वो तो अच्छा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। उसकी कोई भी हो, चाहे मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं वहां खराब तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। दूसरे दिन अगला करने का भेजा जरूरत नहीं और ले आएंगे टीचर। तो मैंने दूसरी जगह पढ़ाया तो अच्छा पढ़ाया, तभी तो तुम लोग बोल रहे हो, तो पढ़े हुए हो, वरना कोई नहीं आता बेटा। कोई किसी के कहने से कहीं नहीं जाता जब तक पढ़ाया समझ नहीं आता है। तो उस चीज की चिंता ना करें, जो भी बंदा आएगा पढ़ाएगा वो सब बेस्ट पढ़ाएगा, वो आप मेरे पे ट्रस्ट रखें, उसकी चिंता करने की। पहले आप ऊपर हेडिंग डाल लो सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी, पूरा यूनिट फर्स्ट पहला पेज जो है उस पे पहले सिलेबस लिखेंगे और उसको याद करेंगे। आप मेरे को याद करके सुना के जाओगे। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, दोनों में लिखना चाहो दोनों में लिख लो, जो आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देख लो। तो पहला अपना जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा बेटा ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और जिसमें सिलेबस में पहले आप डालेंगे यूनिट फर्स्ट। अभी आप लोगों के सामने जो मैंने सीट ओपन की थी जिसमें लिखा हुआ था यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन टॉपिकों पे बेस्ड हैं। ये देखो आप, जिसमें जो भी अपने बीएससी क्वेश्चन थे अपने भी देखे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आए हैं। जिसमें सबसे पहला रहेगा हिंदी मीडियम वाले समूह एवं उदाहरण, जिसे ग्रुप कहते हैं पर, और उसके एग्जांपल्स जो मैं ध्यान रखने। देखो आपने देखा होगा पेपर उठाते हो तो कि सर आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यही आते हैं कि भाई ये ग्रुप है कि नहीं है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होगा, इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से इस डेफिनेशन पे बेटा आपको ये मान लो कम से कम ज्यादा नहीं तो 25-30 क्वेश्चन आपको सीट में मिल जाएंगे केवल इस एक टॉपिक ग्रुप और उसके एग्जांपल्स पे। जिसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपन को डेफिनेशन पे क्वेश्चन करने आने चाहिए। वो आसान नहीं, टफ क्वेश्चन करेंगे ताकि एक आसान अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आसान क्वेश्चन का नहीं कराऊंगा क्लास के अंदर, आसान आपसे पूछे हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लेंगे जैसे पंगा लेते हैं ना, एक ऐसे रखूंगा क्वेश्चन और फिर उसे पंगा लेंगे, मजा आएगा। इतनी क्या मजाल है बोले यार तेरे तू होगा नहीं हमसे, ऐसे करना है और सीख जाना है। बस ये पैटर्न फिक्स रखना है, चाहे कोई क्वेश्चन है कैसा भी है सीख जाएंगे। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड इट्स एग्जांपल लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप यानी समूह के गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होते हैं जो जैसे इसमें आ जाता है कि भाई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने सुना होगा कि अवयव की कोटि निकालना, इस पे आप जैसे आज आप जाके जैसे देखना कि जैसे मैंने ये 4 नाम लिए तो आप क्वेश्चन की रीडिंग लगाओगे ना यूनिट फर्स्ट के, तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा क्या पूछा गया। जैसे ग्रुप में पूछा जा सकता है कि भाई या तो ग्रुप है कि नहीं है ये पूछा जाता है, या फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूछ लेता है बहुत बार। फिर अवयव की कोटि पूछी जा सकती है यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पूछा जा सकता है, या फिर उपसमूह यानी सबग्रुप। क्या पूछा जा सकता है? उपसमूह या सबग्रुप और इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे H और K अगर दो सबग्रुप हैं तो H इंटरसेक्शन K सबग्रुप होगा कि नहीं होगा, H यूनियन K होगा कि नहीं होगा, उनका सम डिफरेंस, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये अपन इसमें बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो 82 क्वेश्चंस थे वो सभी इन्हीं टॉपिकों पे बेस्ड हैं। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे पहले अपन, और उन पे वो सारे क्वेश्चंस अपन साथ साथ में करेंगे, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट में आप लिख लेंगे। अब यूनिट सेकंड में आ जाओ। यूनिट सेकंड में मैंने 2 टॉपिक डाले हैं और जिनसे आप 45 क्वेश्चन थे या कितने थे जो भी है, नहीं 82 क्वेश्चन है। देखो
और मैं कह रहा हूँ भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से, जिसमें साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी और परमुटेशन ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी। परमुटेशन ग्रुप जो क्रंचेस वाला ग्रुप जो होता है, ऐसे सुना हुआ है एसएन या एएन, अगर कभी बचपन में देखा हो तो इस टाइप के ग्रुप होते थे एसएन और एएन, इस पे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइक्लिक ग्रुप जिसे चक्रीय ग्रुप कहते हैं, जैसे इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर सुना हो नाम, सर जेड प्लस हुआ करता था, अपन देखेंगे कि जो भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा, यानी अनंत कोटि का अगर कोई भी चक्रीय ग्रुप होगा वो हमेशा जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है। एक ऐसा कोई नाम सुना हो, ऐसा देखा हो लगा हो कहीं जेडएन प्लस एन, देखा हो लगा, ये फाइनाइट ऑर्डर का होता है। चलन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इन दो टॉपिकों से देख लो 82 क्वेश्चन आएगा। तो अगर साइक्लिक ग्रुप सीख गए अपन, चक्रीय ग्रुप सीख गए और उसकी प्रॉपर्टीज, अगर वो हमें ध्यान है, डेफिनेशन हमें ध्यान है, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं हो कि भी उनके कुछ क्वेश्चन गिन के याद कर लिए, उनको याद रख लिया। अगर आपने इस टॉपिक में याद रखने की कोशिश करी कि मैं क्वेश्चन याद करके चला जाऊंगा, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं होगा। पहले बता रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा और पहले दिन से समझना स्टार्ट कर दोगे तो मेरे हिसाब से फायदा भी रहेगा। ये यूनिट फर्स्ट सेकंड लिख दिया सबने। अब थर्ड पे आ जाओ, यूनिट थर्ड और फोर्थ। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग सब वीडियो ऑन रखा करो ताकि मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ भी रहे और पूछते रहे आप लोग बीच में जो भी चीज समझ नहीं आ रही है ना, और आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो। अब यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, और इस बार देखा पेपर आप लोगों ने यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये इसी बार ऐड हुआ था बेटा, पहले नहीं था, कॉन्जुगेट एलिमेंट पहले नहीं था, और इस बार ऐड किया और यहीं से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे। लेकिन वो अलग बात है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं उसमें, वो अलग बात है कि वो सही नहीं बना पाया, लेकिन उसने प्रयास अच्छा किया कि सारा कुछ यहीं से पूछ लूं। फिर समूह का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रुप, सह समुच्चय भी इस बार क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए। पेपर देखोगे, अपने जो सीट दी है उसमें देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखा हो, तो इस बार पूछा था HA स्क्वायर, HA क्यूब, ये जो इस टाइप से लिखे जाते हैं वो किसी एलिमेंट यानी कोई भी अगर समूह उपसमूह लेते हैं उसके कोसेट कैसे बनाए जाते हैं, उपसमुच्चय कैसे बनाए जाते हैं, इन पे अपन बात करें। ठीक है, तो सह समुच्चय लिख लिया सबने। नॉर्मल सबग्रुप प्रसामान्य उपसमूह, नॉर्मल सबग्रुप प्रसामान्य उपसमूह, ये इसको विशिष्ट उपसमूह भी कहते हैं। आप लोग हिंदी में याद रखते हो नाम सारे? मीडियम कौन सा बेटा अपना सबका? हिंदी सभी का याद करते हो क्योंकि ये नाम याद रहे। आप देखो ये जो नाम जो है ना, इंग्लिश वाले आसान नहीं लग रहे। नॉर्मल सबग्रुप, प्रसामान्य उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह, नाम तो तुम्हारे भी याद नहीं भले हिंदी मीडियम। सर हम तो बीच के रह गए ना, तो इंग्लिश वाले बने ना हिंदी वाले बने। अंग्रेज भाग्य से लेकिन आते अंग्रेज यहाँ रह गए जो अधूरे थे। यही हो रखा है बेटा, ना तो सबको अच्छे से हिंदी आती है और ना अपने सबको अच्छे से इंग्लिश आती है, बीच वाले हो रखे। लिखिए सबने, सह उपसमुच्चय, सह समुच्चय और प्रसामान्य उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह भी कहते हैं बेटा, ये भी लिख लेना इसमें साथ में। विशिष्ट उपसमूह भी कहते हैं इसको। सिंपल ग्रुप सरल समूह, सिंपल ग्रुप सरल समूह, और इसको भी याद करके सुनाओगे सभी। अच्छा हिंदी वाले, इंग्लिश भाभी हिंदी वाले बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दोनों मीडियम में बोल दूंगा, लिखवा दूं, हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा।
कोई समस्या नहीं। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पढ़ी लो, एमएससी करोगे आपके फायदा होगा। ना वहाँ वही सर आधे तो सर इंग्लिश बहुत आती है, वहाँ एमएससी में सारा इंग्लिश में होता है। अरे तो इंग्लिश में होता है लेकिन होती तो मेहनत ही है, वर्ड याद करने और क्या है, इतनी टेंशन इसमें नहीं है। सिंपल ग्रुप, सरल समूह, ये यूनिट 3 में पढ़ेंगे बेटा। यानी सहयोगी अवयव, समूह का केंद्र, सह समुच्चय और प्रसामान्य उपसमूह और सरल समूह, ये सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। और फिर एक इंपॉर्टेंट ये रहता है अपने लिए यूनिट 4, तो थोड़ा सा लगता है कि टफ होता है ऐसा कुछ, जिसमें एक तो विभाग समूह आता है। ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी सबने, G/H, इस बार पेपर में क्वेश्चन आए इसमें G/S टाइप, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, नाम सुना होगा, HA टाइप के एलिमेंट्स होते हैं सर, जहां A बिलोंग्स टू G होता है। ठीक है, ये तो समझो। तो विभाग समूह हो गया, और यहाँ पे दूसरा लिख सकते हो होमोमॉर्फिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी, समाकारिता एवं गुणधर्म। समाकारिता एवं गुणधर्म, समाकारिता एवं गुणधर्म। समाकारिता एवं गुणधर्म। और फिर लिखे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। और लास्ट इसमें आप लिख लेना आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यता। पहले बेटा इसमें ऑटोमॉर्फिज्म भी आता था, वो सेकंड गेट में था लेकिन फर्स्ट गेट में नहीं था, लेकिन इस बार सबसे सेकंड गेट से भी हटा दिया था उसको। ऑटोमॉर्फिज्म था, वो पूछा जाता था पहले, लेकिन अब वो हटा दिया इसने। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। अब आज आप जाके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ऐप पे मिल जाएगी, और अपना सिलेबस मैच कर लेंगे कि क्या ये टॉपिक लिखे हुए हैं उसके अंदर, और ये हमें करना। अब इनमें से कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, यहाँ से, और एक मैंने भी कोसेट लिखा, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से कोसेट समूह से पूछा गया, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी था, और बाकी पीछे से पूछे 10 क्वेश्चन दिए हैं। आप जाके आज इसी बार की जो क्वेश्चन है 10 को देखना आप लोग, इन्हीं टॉपिकों से पूछे। अब आप 2 मिनट में जल्दी से सिलेबस याद है, पढ़ के, जैसे पढ़ते हैं घर पे बोल बोल के, जल्दी से याद कर दो। और कौन बच्चा है जो आगे आके सुनाएगा, जल्दी से याद करो बेटा, पूरे सिलेबस को रट लो एकदम से। बोल सर आज सिलेबस तो याद हो गया, अब दूसरे को बता सकते हैं कि हम ग्रुप थ्योरी में आजकल ये पढ़ रहे हैं। कोई कोचिंग में कई बार पूछ सकता है तुमसे क्या पढ़ रहे हो आजकल। चलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हो सर? पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। तो पहला काम है सर, एक तो आप हमें डेफिनेशन सिखा देना, और फिर उनके एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा देना। हमारे जहां यहां से जो क्वेश्चन आएगा कवर है, साइड में रख देंगे। उसके बाद यानी उसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज और फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव की कोटि, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऑप्शन में डाल दी जाती है, या फिर उपसमूह यानी सब ग्रुप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ से यूनिट फर्स्ट में कुछ भी नहीं होता है, और आप लोगों ने देखा होगा केवल यूनिट फर्स्ट में यहाँ से 82 के आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो देख लेना आप लोग। इसका भी इसका अच्छा खासा वेटेज एग्जामों में रहता है कहीं भी, और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बेटा मैंने कहा अवयव की कोटि, उपसमूह, या फिर उसके जो ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स पे आए। अगर आज आप जैसे बैठे बैठे अगर कोई काम नहीं हो तो आप एक काम करना, 82 क्वेश्चन की रीडिंग लगा लेना बैठ के। हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पढ़ लेना केवल बैठे बैठे। जैसे मान लो आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आप लोगों को, तो जाके क्या पढ़ोगे आप लोग? कुछ पढ़ने को नहीं होगा, तो पढ़ने को नहीं है तो फिर आप एक काम करना, ये जो 82 क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इनको पढ़ लेना बैठे बैठे, ताकि ये तो माइंड में फिट हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यानी हर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है।
एक बार वो आइडिया हो गया तो अपन को पता चल जाएगा कि कैसे उनको सोल्व करना है। तो बैठे बैठे ये काम जरूर कर लेना, इनकी रीडिंग लगा लेना। सबकी लगा पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यूनिट फर्स्ट तो जरूर लगा लेना। केवल पढ़ते रहना क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर ऑप्शन पढ़ लेना, सोल्व नहीं करना है। और करना क्यों नहीं है, कर लेना अगर हो तो कर लेना। अगर लगे कि नहीं पहले हमसे तो हो रहे हैं तो सर आपने कैसे कहे, तो पहले कर भी लेना। जो हो रहे हैं वो पहले कर लेना, ताकि बाद में हो रहे हो तो आपको लगे कि हाँ चलो सीख के किया। तो रीडिंग जरूर लगा, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट होगी। सेकंड में बताओ जल्दी से सर, दो ही टॉपिक हैं क्या, साइक्लिक ग्रुप के चक्रीय समूह और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी। तो एक तो सर चक्रीय समूह पढ़ा देना अच्छे से, उसके प्रॉपर्टी बता देना क्या क्या है। यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप देख लेना, 82 में से 40 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। जिसमें से क्या पूछा जाता है, कोई चक्रीय समूह दे दिया, उसके जनक कितने होते हैं, जनक कौन कौन से होते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको, कितने जनक होते हैं, कौन कौन से जनक होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टफ नहीं आता है बेटा, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो प्योर का होता है तो हमें टफ लगता है। तो हमें आसान तरीके से पढ़ना है, अलग अलग सेपरेट पढ़ना है कि ये क्वेश्चन हो गया सर इस टाइप कैसे कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है उनको ऐसे कर लेंगे, अलग रख दो। सेपरेटली अलग करते करते पढ़ो इसको आराम से। बात समझ में आ गई। तो सेकंड यूनिट में पहला टॉपिक क्या पढ़ोगे सर, चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टी। दूसरा परमुटेशन ग्रुप यानी क्रमचय समूह, क्रमचय समूह पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आगे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे, उसमें उसके एलिमेंट का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, और सम क्रमचय क्या होता है, विषम क्रमचय क्या होता है, दो सम क्रमचयों का प्रोडक्ट क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी क्रमचय का इनवर्स क्या होता है ये पूछा जाएगा। देखना क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किसी भी क्रमचय ग्रुप का फिर ऑर्डर पूछ लेता है, किसी भी क्रमचय ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ लेता है, ये सारी चीजें वहां से पूछी जाती हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप आपको सीखनी है। यूनिट सेकंड कंप्लीट। थर्ड में सर सबसे पहले जो पिछली बार टॉपिक ऐड हुआ था, ये पहले नहीं आता था बेटा आपके, ये जो है पहले नहीं आता था, संयुग में अगर पहले नहीं था, पिछली बार ऐड हुआ था, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछे गए इससे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट और समूह का जो केंद्र है यानी सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है जल्दी से बोलो, कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ना है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कोसेट, कोसेट यानी सह समुच्चय, क्या पढ़ना है, सह समुच्चय। तो कोसेट पढ़ना है, उसके बाद नॉर्मल समूह, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, और उसके बाद सिंपल ग्रुप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंपल ग्रुप। ये सारे टॉपिक हमें कहां पढ़ने हैं, यूनिट 3। और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म या पहले सॉरी क्वोशेंट ग्रुप, जिसे विभाग समूह कहते हैं, यानी क्वोशेंट ग्रुप पढ़ना है। दूसरा होमोमॉर्फिज्म और उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, और फिर लास्ट आइसोमॉर्फिज्म। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैं इसमें बेसिक पहले नहीं लिखूंगा, जहां जहां काम आएगा मैं वही साथ में लिखूंगा उस चीज, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है बेटा कि मैं पहले बेसिक लिखाता हूं, तो जब तक मेरे को काम आता है तो वो बेसिक पुराना हो जाता है, तो फिर भी वो बेसिक ही रह जाता है। जैसे फाई फंक्शन आएगा, टाउ फंक्शन आएगा, सुने ना, आइलर फाई फंक्शन नाम सुना होगा, टाउ फंक्शन सुना होगा, सिग्मा फंक्शन सुना होगा, जीसीडी कैसे लेते हैं ये नाम सुने होंगे ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये पढ़ेंगे अपन, हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमारे काम आती है ग्रुप थ्योरी के अंदर। रिलेशन हमारे काम आता है, रिलेशन वाला टॉपिक है वो ग्रुप थ्योरी में काम आता है। तो जहां काम आएगा मैं उसको वही पढ़ाऊंगा साथ में। जैसे मेरे को पता था भाई, मेरे को आइडिया कि यहाँ ये काम आ रहा है, तो पहले मैं उस चीज को वहां पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा। बेसिक अपन पहले कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार जो देखा है कि पहले मैं पूरा बेसिक पढ़ाता हूँ फिर वो पढ़ाता हूँ, तो उसमें परेशानी आती है। परेशानी ये आती है कि बच्चा करते उस बेसिक को भूल जाता है फिर से, और फिर उसको पता नहीं रहता कहाँ अप्लाई करना है। तो इससे अच्छा है कि इस बार मैंने ये किया है कि अपन को जो बेसिक चीज जहाँ काम आएगी मैं उसको वही पढ़ाऊंगा साथ में, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये चीज होती है और ये यहाँ काम आ रही है, तो हमें याद भी रहेगी। ठीक है, ये पढ़ने का। तो आज अपन इतना ही रखेंगे। कल से अपनी क्लास है वो 3 बजे से 3 बजे से, तो 3 बजे आप पहुंचो। 3 बजे पहले ग्रुप थ्योरी और फिर डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा दें पहले। अब किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।
कोई डाउट हो किसी चीज का पूछ सकते हो। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे। कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग से? अच्छा, आप लोग वेलवर से हो रहे हैं, आप लोग आप भी वही से? ऑनलाइन वालों को क्या पूछना है? सब अपने घर से बिलोंग करते हैं हैं? सब घर से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को पूछना है या क्लास टॉप करे तो आज कुछ फायदा हुआ क्या? सिलेबस तो याद हो गया होगा? नहीं पूछना है किसी को? चलो तो कल फिर इसी टाइम 3 बजे के टाइम पे आप लोग जुट जाना, लिंक भेज देंगे आपको। ऑनलाइन वालों का डेमो ऑनलाइन वालों का डेमो तो डेमो चल रहा था क्या? रिकॉर्डेड बात ही YouTube पे डाल दूंगा मैं, जो 10 दिन पढ़ाऊंगा तो मैं YouTube पे भी डाल देंगे आराम से। घर पे बैठ के देखना चाहो सर आपका नाम? अच्छा हाँ, ये भी है, ये बुकलेट दी में लिस्ट लिखा है। हाँ ये तो अच्छी बात है, मैं भूल गया। मैं बेटा झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले दिल्ली पढ़ाता था 5 साल, मैं JRF IIT तो यहाँ भी वही बैच चलते हैं अपने साथ में, और PhD चल रही है, PhD चल रही है। पूछना तो एक्सपीरियंस है, दिल्ली का मैंने बताया 5-6 साल यहाँ पढ़ा है, बाकी यहाँ पढ़ेगा। पढ़ाने में कोई समस्या नहीं, आप आराम से। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो बच्चे बता देते हैं कि भाई आपको सर हमें तो ऐसे पढ़ना है आपसे, मैं वैसे पढ़ा देता हूँ, मेरा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप अच्छे से खुश होकर पढ़ोगे तो मैं खुश होकर पढ़ाऊंगा, आप ऐसे मुंह लटका के बैठ जाओगे तो मैं भी फिर वैसे ही पढ़ाऊंगा। हाँ बताओ क्या करें? यूजीएन पीजी कहाँ से कंप्लीट की? जयपुर से? हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। राजस्थान यूनिवर्सिटी किया। आप लोग पीजी नहीं कर रहे हो? कोई नहीं कर रहे हैं? किया हुआ है कोई? अभी सोचा है। सोचा है, अच्छी बात है। बीएड वाला था, कोरिया वाला बीएड कर लिया था। पहले वाला बीएससी के बाद बीएड कर लिया। हाँ, अभी एक साथ ही हो जाता है ना आजकल कोरिया में। अच्छा इंटीग्रेट 4 साल पर। हाँ ये भी पॉलिसी पहले तो नहीं किया बोला, लेकिन ठीक है अप्लाई करो आप साथ में, अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मान लो अभी इंट्रेंस होंगे इंडस्ट्री के, इंट्रेंस की तैयारी करके तो फिर ये कंपटीशन एग्जाम तो रहेगा। हाँ क्योंकि इंट्रेंस में भी यही आएगा, अभी पूरा बीएससी आता है। और मैंने कहा ट्यूशन डालेगा बेटा, देखो आप जाके एक ट्यूशन नहीं छोड़ा हुआ है, ईयर वाइज डालेगा, आप जाके देखोगे इंट्रेंस के सारे क्वेश्चन इसमें है। तो आप इंट्रेंस की तैयारी जाएगी आराम से करो। और इंट्रेंस की तो मैं कह रहा हूँ भाई साथ में जैसे आप सीटें वगैरह और भी देंगे तो वो भी ले लेना, क्योंकि बैच चलेगा अपने जैसे मई के आसपास। अभी बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है वैसे इंट्रेंस का? नहीं, अभी तो एग्जाम चल रही है, बीएससी एग्जाम में भी चल रही है, तो वो अप्रैल तक चलेंगी शायद। हो सकता है कि 20 अप्रैल के आसपास बैच स्टार्ट हो। मतलब इंट्रेंस का चलता है मान, लेकिन वो एग्जाम होने के बाद चलता है, क्योंकि जो बीएससी फाइनल के बच्चे अगस्त में हुआ था, जुलाई इस इंट्रेंस का इंट्रेंस का जुलाई में हुआ था पिछली बार, जुलाई में हुआ था। हाँ, फर्स्ट वीक में के आसपास हुआ था, तो वही लगभग मान लो आप तो जून 2 महीने हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। नहीं यहाँ तो 2 महीने में कैसे हो पाएगा? आपने बताया ना कि मई में बैच स्टार्ट होगा इंट्रेंस। हाँ उसमें होगा, उसमें 1.5 महीने में करा, लेकिन वहाँ स्पीड चलती है, वहाँ डिटेल से कहाँ पढ़ाते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो वो भी ऐसी बात है, अगर आप पूरी बीएससी 1.5 महीने में पढ़ोगे तो पढ़ाने वालों पे भी तरस आ जाता है बच्चों को, और पढ़ने वालों पे हमें आ जाता है। कुछ सोचो, जब हम 3 साल में पढ़ी हुई चीजें हमें 1.5 महीने में कोई पढ़ा रहा है तो हर चीज, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि भाई जैसे मान लो पिछली बार पढ़ाया था तो जो बच्चे आते हैं, आप जैसे वो पिछली बार इंट्रेंस में हुए सिलेक्ट, अब वो नेट में भी आ रहे हैं। हाँ तो वो नेट में आ रहे हैं, तो वो यहीं से पढ़े हुए, तो वो पहले दिन आए थे, तो मेरे लिए वो नए थे, मैं उनके लिए नया था। तो सर हम तो डेमो लेंगे, तो 3 दिन डेमो लिया था उन्होंने। आप पूछ सकते हो अगर आप जानते हो। पूनम सर में आपकी रैंक नंबर 7। हाँ इसलिए तो अभी भी है नेट में।
तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो जो भी बच्चा आया वो डेमो लेके ही आया है, क्योंकि नए इंसान के पास डेमो लेके ही जाता है बच्चा, वो क्या। लेकिन जो आए हैं वो सेलेक्ट हुए, उसमें मैंने बताया था 15 उनसे पूछ लेना भाई, अब जानकार हैं तो वो बता ही देंगे। मेरे पास ऑफलाइन में 8 या 9 बच्चे थे, उसमें से 8 का बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो फोटो लगी। और बच्चे पूरे साक्षात बच्चों से आप पूछो, मेरे से नहीं, बच्चों से पूछो। और हमने 1.5 महीने में सिलेबस करवाया था, और जो लास्ट में 5 टेस्ट लिए थे उसमें 90 क्वेश्चन आए थे, इसलिए एंट्रेंस टफ नहीं होता है। लेकिन वहां फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं, वहाँ फिक्स होता है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऊपर से बताया जाता है। सर स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर अभी कंपटीशन में लग जाना चाहिए? देखो दोनों चीजें, क्योंकि मेन चीज है कि जैसे आप मान लो एमएससी अप्लाई करोगे, तो एमएससी की एग्जाम तो भी होंगी नहीं, एमएससी तो आप अगले जाके मई में एग्जाम दोगे, स्टडी करनी पड़ती है ग्रुप पोजीशन में, तो इतनी हो जाए, ये भी ये काम आएगा ना पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, काम आएगा। फिर ऑब्वियसली बात है जब ये चीजें नहीं आएंगी ना, तो अपने लिए पीजी वैसे ही परेशान रहोगे आप, तो इसलिए अच्छा है कि दोनों चीजें साथ में हो जाए तो भी है। और उनको गाइड करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी चीज में, कहीं मैथमेटिक्स में आप चाहे कितने भी ऊपर कुछ भी पढ़ना चाहे, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बुक्स बता देंगे, कुछ अदर पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बता देंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे एमएससी करना है, पीएचडी करना चाहते हो, नेट जेआरएफ करना चाहते हो, सब आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई मना नहीं। जुड़ना नहीं जुड़ना वो तो बात की बात है, आप पूछ सकते हो, हमारा तो काम रहता है। मैंने आप लोगों ने देखा हो यूट्यूब पे, इस बार मैंने सबसे पहले आंसर की थी, देखा है यूट्यूब पे जाके देख लिया। और उस टाइम मैंने बाद में क्लासिफिकेशन भी डाला था, उसके बाद मेरे पास कम से कम 150-200 बच्चों के क्वेश्चन फोन आए थे कि ये पूछने के लिए कि सर इस पेपर में कौन से क्वेश्चन ये हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो मैंने सबको बताया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से पढ़े हुए थे, लेकिन ठीक है किसी बच्चे किसी भी तरीके से हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ सब्जेक्ट में अच्छा करोगे तो नुकसान तो नहीं है, ये आप मान के चलो। लेकिन हम क्या है कि एकदम से बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। कि मान लो आज आप एमएससी कर लेते हो, तो एमएससी का मतलब होना है कि डिग्री लेना नहीं है, आपको एमएससी आना चाहिए। और एमएससी कब आएगा? जब अपन को पहले बीएससी पाए अच्छे से। दोनों चीजें आपके फायदे की हैं, बात ये। वरना तो मैं ये कह देता आप एंट्रेंस की कर लो, तो बात तो वही है, वो बेस्ट तो हमारा एंट्रेंस का भी चलना ही है। लेकिन वो ये चीजें डिटेल से पढ़ेंगे वो फिर जल्दी जल्दी हो जाती है। 1.5 महीने में आप सोचो बीएससी पढ़ाते हैं तो थोड़ा तो फास्ट चलते हैं, लेकिन बच्चों को समझ सकता है, वो टेंशन वो मैं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चे पढ़े हुए आप उनसे पूछो, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं किसी चीज, इसलिए मैं तो डेमो 10 दिन दे देता हूँ, 15 दिन लो, 20 दिन लो, लेकिन पढ़ो आराम से, सीख के जाओ, ताकि आपके जीवन में चीजें काम आए तो आप मेरे को याद रखो। वरना तो आप एक बार फीस दे जाओगे, दूसरे को कहोगे ना वहां मत जाना, ये होता है। तो बच्चा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे, मैं आपको पे मेहनत करूंगा, तभी तो आप किसी और को जाके कहोगे ना कि यार वहां चल जाना, पढ़ लेना। जैसे ये बच्चे आए, आप लोगों को मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट ने कहा तभी तो आप आए थे, वरना आप मेरे को जाके थोड़ी थे। तो यही चीज होती है, हर बच्चा ही बच्चे को बताता है कि वो टीचर वहां ऐसा पढ़ा रहे हैं, बस। और इसी पे काम करना है, ठीक है? चलो ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके। बीएससी बीएड चल रही है, ये तो और भी अच्छी बात है। आईआईटी जेम और एंट्रेंस में क्या डिफरेंस होता है? आईआईटी जेम किसको पूछ रहे हैं? ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल।